इस कहानी के लेखक अरुण कुमार अविनाश जी हैं। अब मृदुला देवी अपनी शिकायत के प्रति पाबंद रहती। सरकारी तंत्र की ऐसी ही प्रक्रिया होती थी। कागज पूरे होने चाहिए होते थे ताकि एक्शन लेने के बाद शिकायतकर्ता अपने पांव खींच न सके। आखिर तुम चाहती क्या हो? धर्मेंद्र झुंझलाता हुआ बोला। कमरे में अंधेरा करके पलंग पर लेटी स्वाति ने कुछ बोलना भी जरूरी नहीं समझा था। धर्मेंद्र ने कमरे की बत्ती जलाई। रोशनी का आभास मिला तो स्वाति ने अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेटकर चेहरा छुपा लिया। भगवान जाने मेरी कौन से जन्म की कौन से गुनाह। सजा मुझे भगवान देना चाहता था जो मेरे पल्ले तुम जैसी औरत को बांध दिया। धर्मेंद्र कड़वाहट से बोला। स्वाति ने सोचा कि कह दे, जैसे इस जन्म में कोई कम गुनाह कर रहे हो, पर कुछ कहने के बदले उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। धर्मेंद्र का मन कर रहा था कि स्वाति को बालों से पकड़कर उठाए, कमरे के इस कोने से उस कोने तक घसीटे, 4 तमाचे लगाए, फिर घर से बाहर निकाल दे। पर यह सोचा ही जा सकता था, किया नहीं जा सकता था। बैंक से आने के बाद वह सीधे बेडरूम में आया था। स्वाति लगभग इसी अवस्था में लेटी हुई थी। धर्मेंद्र ने बात करने की कोशिश की थी, पर स्वाति की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। उस समय धर्मेंद्र भी गुस्से में आ गया था और दूसरे कमरे में बच्चों के पास बैठ गया था। दोपहर हुई, फिर शाम हो गई थी। इस बीच बच्चों को भूख लगी तो धर्मेंद्र ने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाया, उन्हें खिलाया। भूख की अनुभूति हुई तो खुद भी खाया। एक बाउल में खिचड़ी भरकर बड़े बेटे के हाथों स्वाति के पास भी पहुंचाया। खिचड़ी अभी भी पलंग के पास साइड टेबल पर रखा हुआ था। जैसा कि अपेक्षित था, स्वाति ने बाउल की तरफ देखा भी नहीं था। धर्मेंद्र ने कुछ कठोर बोलना चाहा, मगर कुछ सोचकर खुद के गुस्से पर काबू पाया। क्रोध का सामना क्रोध से करना उचित नहीं था। पति पत्नी का रिश्ता नैसर्गिक शत्रु की तरफ होता था। एक दूसरे के साथ भी रहना था और एक दूसरे से लड़ना भी था। वह स्वाति के पैताने बैठ गया और अपना एक हाथ उसके एक पांव पर रखा और उंगलियों से उसके तलवे में गुदगुदी सी करने लगा। स्वाति के शरीर में सिहरन सी हुई। उसने अपना पांव खींचना चाहा, पर खींच न सकी। धर्मेंद्र ने अपनी पकड़ मजबूत कर दिया था। जब गुदगुदी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब वह झटके से उठी, चेहरे से नोच कर दुपट्टा हटाई। धर्मेंद्र ने देखा कि स्वाति का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसने धीरे से उसका पांव छोड़ दिया, फिर उठकर उसी के दुपट्टे से उसका चेहरा पोंछने लगा। स्वाति की आंखें लाल थी और चेहरा सुजा हुआ लग रहा था। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे चाहती क्या हो? तुम्हें पता है, इस तरह जिद करके अपनी बात मनवाना चाहती हो। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर उसके बाद भी मेरी माँ तुम्हें दोषी लगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। पूछो। तुम्हें मेरी माँ इसलिए दोषी लगती है ना, क्योंकि उस रोज मेरी माँ ने मेरे भाई की गलत बात का विरोध क्यों नहीं किया था? हाँ, धर्मेंद्र असमंजस्य भाव से बोला। फिर तो तुम भी उतना ही दोषी हो जितनी कि मेरी माँ, क्योंकि मेरी गलत बात का विरोध तुमने भी तो नहीं किया था। धर्मेंद्र निरुत्तर रह गया। तुम्हारा बस चले तो मेरे भाइयों को गोली मार देना, पर मेरी माँ पर जुल्म क्यों? अगर तुम चाहते हो कि मैं मेरी सास ससुर की सेवा करूं, तो तुम्हें भी तो अपनी सास का आदर करना चाहिए। ओके, तुम सही हो, पर तुम्हारी माँ है कहाँ? मैंने मेरे भाइयों से पूछा था, पर दोनों को माँ के बारे में कुछ नहीं पता। रमेश न्यूज़ टेलीकास्ट के बाद भागता भागता रेलवे स्टेशन गया था, जहां उसे सिर्फ इतना पता चला कि माँ को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठाया गया है। पर किसने बिठाया, क्यों बिठाया, पता नहीं चला है। तो अब क्या करे? दिल्ली में एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। रमेश को तो रेलवे वालों ने भाव नहीं दिया, पर उसे इग्नोर करना किसी के बूते का काम नहीं है। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि किसकी बात कर रही हो। याद है एक बार एयरपोर्ट पर विनोद नाम के एक आदमी से तुम्हारी मुलाकात करवाई थी? विनोद, वो तो नहीं जिसकी माँ तुम्हारे घर पर काम करने आती थी? हाँ वही। वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मिनिस्ट्री में भी उसकी पकड़ है और वो रहता भी दिल्ली में ही है। उसने तो अपना मोबाइल नंबर भी मुझे दिया था। साथ ही बोला था कि जीजा जी, कभी कोई ज़रूरत हो तो याद करना। स्वाति ने धर्मेंद्र से उसका मोबाइल लिया, विनोद का नंबर ढूंढकर विनोद को रिंग किया, पर उधर से विनोद की टाल-मटोल जैसी बातें सुनकर वह निराश होने लगी थी। दरअसल ट्रेन अभी दिल्ली नहीं पहुंची थी। विनोद मृदुला देवी से मिला नहीं था, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी, और विनोद के लिए उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मृदुला देवी ही थी। सुरेश ऑनलाइन ऑफिस का काम कर ही रहा था कि उसकी कंपनी के एचआर मैनेजर का फ़ोन आया।
तुम किसी विनोद तिर्की को जानते हो? उधर से पूछा गया। विनोद तिर्की? सुरेश ने नाम को दोहराया, फिर बोला, एक विनोद को तो जानता हूं मैं। कभी उसकी माँ राधा मेरे घर काम करने आती थी। गलती से ये बात अब उसके सामने दोहरा मत देना। आज की तारीख में वह इतना ताकतवर है कि तुम्हारी मेरी नौकरी करना तो क्या, हमारा जीना भी मुहाल कर दे। उसने तुम्हें विद फैमिली अपने घर डिनर पर बुलाया है। मेरे भाई, मुझ पर रहम करना। भले ही डिनर मत करना, पर चले ज़रूर जाना। अगर नहीं जाऊं तब अपना रिजिग्नेशन मुझे या बॉस को मेल कर देना। यार, ये ऑर्डर मेरा नहीं, बॉस का ही है। अपने एक एम्प्लॉई के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंध नहीं बिगाड़ सकता है। शाम हुई। भले ही मजबूरी के तहत, पर सलीके से तैयार होकर सुरेश विद फैमिली विनोद के घर जाने के लिए निकले। मुझे और विक्की को क्यों ले जा रहे हो? चिढ़ी हुई शैलजा ने कहा। 1000 बार बता चुका हूं कि वहां मैं मेरी मर्जी से नहीं जा रहा हूं। लॉकडाउन के समय में जब लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे बेरोजगार होने से बचाओ, भले ही इसके लिए मुझे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, भले ही उसके बेडरूम में। शट अप! कार ड्राइव कर रहा सुरेश गुस्से से बोला। महीनों बाद विक्की घर से बाहर निकला था। आम दिनों में भीड़ भरी, जाम लगने वाली दिल्ली की वे सड़कें आज सुनसान थी। तेज रफ्तार में भाग रही कार में विक्की को बहुत मजा आ रहा था। वहां चलो तो सही, जैसा वहां का माहौल रहेगा वैसा ही रिएक्ट करेंगे, सुरेश आश्वासन विहीन स्वर में बोला। गंतव्य पर पहुंचकर कार रुकी। वहां सिक्योरिटी का अच्छा प्रबंध था। अगर गेट पर पहले से सूचना नहीं होती तो उन्हें बंगले में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। कार से उतरने के बाद सुरेश ने चारों तरफ का मुआयना किया। बंगला अंग्रेजों के ज़माने का बहुत पुराना बना हुआ था। चारों तरफ ज़मीन भी थी। एक तरफ गार्डन था, पेड़ थे। तभी सुरेश को एक पेड़ के पीछे स्वाति के खड़े होने का आभास हुआ। इससे पहले कि वह स्वाति का चेहरा गौर से देख पाता, स्वाति ने अपना चेहरा फेर लिया था। तभी बंगले के अंदर से एक स्त्री और एक पुरुष आए और उन्हें बंगले के अंदर ले गए। विक्की और शैलजा को स्त्री कर्मचारी के साथ बंगले के एक ओर जाना पड़ा था और पुरुष कर्मचारी ने सुरेश को बंगले के उस हिस्से में पहुंचाया जहां विनोद का ऑफिस था। विनोद ऑफिस में मौजूद था और एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर बड़ी तल्लीनता से किसी फाइल का अध्ययन कर रहा था। सुरेश को देखते ही उसने फाइल बंद कर फाइल को एक अलमारी में लॉक किया, फिर उसे एक दूसरे कमरे में ले गया। दरवाजे पर पहुंचते ही सुरेश थमक कर खड़ा रह गया। कमरा किसी होटल के डीलक्स स्वीट की तरह सजा हुआ था। सोफा और विशाल डबल पलंग लगा हुआ था। 48 इंच की टीवी स्क्रीन ऑन थी और सोफे पर बैठकर धर्मेंद्र जी धीमी आवाज में टीवी देख रहे थे। आहट सुनकर उन्होंने नजरें उठाई। सुरेश और धर्मेंद्र जी की आंखें लॉक हुई। जहां धर्मेंद्र जी के होठ मुस्कुराहट में फैले, वहीं सुरेश की आंखों में हैरानी थी। सोफे पर बैठने के बाद, ड्रिंक करोगे? विनोद ने सहज स्वर में पूछा। मुझे ड्राइव करके घर भी वापस जाना है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? चाहूं तो रात यही सो जाना, या मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी से तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा, विनोद ने कहा। फिर उसके इशारे पर उन्हें ड्रिंक सर्व किया गया। जाम टकराने के बाद एक घूंट कंठ से उतरते ही सुरेश चहका। मैं तो खामखा ही डर रहा था कि पता नहीं कौन सा तिर्की साहब होगा। तुम्हें देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतनी तरक्की कब कर ली यार, कुछ पता ही नहीं पड़ा। बदले में विनोद सिर्फ मुस्कुराया। उन्हें सर्व करने वाला स्टाफ मेज पर खाने पीने की चीजें जमा कर उनके किसी भी आदेश का पालन करने के लिए हाथ बांध कर खड़ा था। कुछ बताऊं यार, इतनी तरक्की कब और कैसे? बड़े भैया, सब आप लोगों की मेहरबानी है। आपकी छोड़ी हुई किताबों और नोट्स मेरे बहुत काम आते थे। आप तो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए थे, इसलिए आपको कुछ पता नहीं पड़ा। धर्मेंद्र जी का कैसे आना हुआ? मुझे गार्डन में स्वाति की एक झलक मिली थी, पर स्वाति का यहाँ क्या काम, सोचकर विनोद जी के कहने पर हम विथ फुल फैमिली दिल्ली आए हैं। हमारा एयर टिकट भी इन्हीं की बदौलत हुआ। सरकारी आदमी की तो बात ही अलग होती है। इनके एक इशारे पर कुछ भी हो जाता है। ताकत का फार्मूला सुनना है तो सुनो। मवाली की ताकत उसके मसल और हथियार में होता है। व्यापारी की ताकत उसके गल्ले और साख पर। सरकारी आदमी की ताकत उसकी पावर और पोजीशन पर होता है। विनोद गंभीरता से बोला। वो तो है। धर्मेंद्र जी ने विनोद का समर्थन किया। मैं एक गरीब घर का बहुत ही कमजोर बच्चा था। पिता मेरे थे ही नहीं। मेरी अशिक्षित माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाकर
बर्तन मांजकर मुझे पाल रही थी। माँ कई घरों में काम करती थी, पर दूसरे घरों में जहां मुझे नौकरानी का बच्चा समझा जाता था, वहीं आपके घर में मृदुला आंटी ने मुझे सिर्फ बच्चा समझा था। सुरेश भैया, बहुत एहसान है मुझ पर, आपके परिवार का, आपके पिता का, आपकी माँ का। आज अगर मेरी और आपकी माँ का मुझे सहारा नहीं मिला होता तो मैं कहीं कोयला बीन रहा होता या कचरा चुन चुनकर कबाड़ी को बेच रहा होता। विनोद भावुक स्वर में बोला। माँ का जिक्र सुनते ही सुरेश का जी भर आया था। वर्तमान स्थिति में जब उसे खुद माँ के बारे में कुछ पता नहीं था, तब वह बोलता भी तो क्या बोलता। उसे रमेश पर फिर क्रोध आने लगा था। 2 पेग के बाद विनोद ने धर्मेंद्र को इशारा किया। तब धर्मेंद्र ने सुरेश से रमेश को फोन लगाने के लिए बोला। उससे क्या बात करनी है? सुरेश हैरानी से बोला। तुम बात तो करवाओ, देखना कितना मजा आता है। सुरेश ने रमेश को फोन लगाया। दूसरी बार घंटी बजने के बाद रमेश ने फोन उठाया था। सुरेश ने कॉल लगते ही फोन स्पीकर मोड पर कर दिया था। मैं धर्मेंद्र, तुम्हारा जीजा बोल रहा हूं। धर्मेंद्र ने विनोद का पूरा परिचय एवं कॉल करने का उद्देश्य समझाते हुए कहा। भाई, तुम्हारी माँ ने रिटर्न में विनोद जी के पास कंप्लेन की है कि तुमने उनके पैसे छीन लिए हैं, उनके साथ मारपीट किया है, उनके गहने भी तुम्हारे पास है, उन्हें बहुत ही मानसिक पीड़ा दी है। यही काम तुम्हारे भाई ने भी किया था। अब आंटी चाहती है कि उनके पैसे बमय ब्याज और भी कोई चीज जो तुमने उनसे हड़पी हो, या जो भी उनकी कोई चीज तुम्हारे पास हो, तुम उन्हें शराफत से वापस कर दो, नहीं तो बाकी तुम खुद समझदार हो। और हाँ, सुरेश भाई तो अपनी वाइफ और बच्चे को भी इनके घर छोड़कर जा रहे हैं। जब ये आंटी की चीजें उन्हें वापस लौटा देंगे, तब ये भाभी और बच्चे को वापस ले जा पाएंगे। साले, सुरेश भड़क कर विनोद पर झपटना चाहा। तभी एक मजबूत हाथ ने उसे पीछे से उसका गर्दन दबोचकर उसे फ्रिज कर दिया। सुरेश ने बिफर कर कॉलर छुड़ाने की कोशिश किया। तब एक झापड़ सुरेश के जबड़े से टकराया। सुरेश का गाल झनझना उठा। सुरेश ने झापड़ मारने वाले को देखा। वह ऊंची कद काठी का एक गबरू जवान था। ये वही जवान था जो उन्हें ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रहा था। विनोद ने तो अपने बचाव में जरा से हिलना भी जरूरी नहीं समझा था। दोनों भाई, कान खोलकर सुन लो। अगर 15 दिन के अंदर तुम लोगों ने आंटी की पूरी रकम और नुकसान पूरा नहीं किया तो अपनी तबाही का मंजर देखने के लिए तैयार रहना। धर्मेंद्र जी अब भी मोबाइल पर बोल रहे थे। ये लोग हम पर गैर कानूनी ज्यादती नहीं कर सकते हैं। रमेश चीख कर बोला। और जीजा जी, आप इसका भोंपू क्यों बने हुए हैं? धर्मेंद्र जी क्या कहते हैं? उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि बड़े लोग फसादी बातें अपने श्रीमुख से नहीं कहते, बल्कि किसी और से कहलवाते हैं। मैं गैर कानूनी कुछ करूंगा भी नहीं, पर यकीन रखो, कानूनी तौर पर ही इतना कुछ कर दूंगा कि तुम्हें अफसोस होगा कि पहले ही दिन विनोद तिर्की का ऑफर मान क्यों नहीं लिया था। विनोद पहली बार संयत स्वर में बोला। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? वे पैसे तो कब के खर्च हो गए हैं। रमेश कल्प कर बोला। विनोद ने फिर धर्मेंद्र जी को जवाब देने का इशारा किया। ये तुम्हारी हेडेक है। घर, गाड़ी, जेवर या और जो भी बेचने लायक हो बेच देना। बैंक से कर्जा ले लेना। कुछ भी करना पर 15 दिन के अंदर कर लेना। मम्मी के पैसों पर ब्याज कितना बनता है, ये कैलकुलेट करके मैं तुम्हें बता दूंगा। कहकर धर्मेंद्र ने फोन सुरेश को लौटा दिया। माँ, मैं क्या करूं? सुरेश मरे हुए स्वर में बोला। वही जो रमेश करेगा। चाहो तो अपनी कार यही छोड़ जाऊं, जब ग्राहक मिल जाए तो ले जाना। हाँ, कार के बदले में भाभी को ले जा सकते हो। तुम्हारा बेटा मेरे और विनोद जी के बच्चों का हम उम्र है। बच्चे और अपनी दादी व बुआ के साथ उसका मन भी लग जाएगा। उस रात डिनर के बाद सिर्फ पति पत्नी ही विनोद के घर से अपने घर जा पाए थे। विक्की खुद अपने घर नहीं जाना चाहता था। उसे बच्चों के साथ खेलने और दादी के साथ लाड लगाने में बहुत सुख मिल रहा था। पति पत्नी की वापसी ऑटो से हुई थी। सिक्योरिटी वालों ने एक ऑटो बुलवा दिया था। शैलजा और सुरेश से मृदुला देवी ने मिलना भी जरूरी नहीं समझा था। रात के 11 बज रहे थे। बच्चे टीवी देखने में व्यस्त थे। जिस कमरे में मृदुला देवी रह रही थी, वहां घर के सभी वयस्क इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। विनोद जी, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही सख्ती से काम लिया है? धर्मेंद्र जी ने कहा। नहीं, मैंने मेरी मर्जी से कुछ नहीं किया है। सब कुछ आंटी की इच्छानुसार हुआ है। मेरा मन तो करता है कि रमेश को यहाँ घसीट कर मंगवाऊं और तजुर्बा करके देखूं कि खाल में बुस कैसे भरते हैं। कैसी बीवी है उसकी जो अपनी सास को वेश्या कहती है? क्या उसके बाप ने किसी धंधे वाली के बेटे से उसका रिश्ता किया था?
विनोद नफरत से बोला। माँ छोड़ो उन लोगों को, मेरे साथ बेंगलोर चलो, अब से तुम मेरे साथ रहना। स्वाति बोली, मुझे किसी और के साथ नहीं रहना है, मैं खुद के साथ रहना चाहती हूँ। तन्हा, पर अपने घर में, बिना किसी की दया के। शैलजा भाभी से मेरी बात हुई थी, वह बता रही थी कि तुम्हारे पैसे उन लोगों ने गाड़ी और दूसरी चीजों पर खर्च कर दिया है। और फिर बोकारो में मकान बनवाकर भी क्या करोगी? कितने दिन की जिंदगी है तुम्हारे पास? भले ही मैं एक दिन मेरे घर में रहूं या एक दिन भी नहीं रह पाऊं, पर मेरा घर बनना चाहिए। अब रही बात उनके पैसे चुकाने की, क्यों चुराए? बेईमानी से हड़पे हुए धन को उन्होंने क्यों खर्च किया? बल्कि बेईमानी ही क्यों की? क्या मैं मरती तो वे पैसे अपने साथ ले जाती? वो तो कोई भी नहीं ले जाता है। अगर पैसे की इतनी ही अहमियत है तो मूर्ख है वे माता पिता जो अपने बच्चों पर अपनी खून पसीने की कमाई खर्च करते हैं। उन्हें अच्छा से अच्छा खिलाते पिलाते पढ़ाते हैं और बच्चे उस पढ़ाई से सीखे ज्ञान से माँ बाप की रोटियां गिनते हैं। अपने रोशन दिमाग का उपयोग माँ बाप के साथ बेईमानी करने में, साजिश रचने में लगाते हैं। वही होगा आंटी जो आप चाहती है, विनोद ने धीरे से कहा, फिर उस कमरे से बाहर निकल गया। बहुत देर से खुद पर जब्स कर रही शैलजा के सब्र का बांध टूटा। वह ऑटो की पिछली सीट पर सुरेश की बगल में बैठी हुई थी। ऑटो विनोद के बंगले से थोड़ी दूर ही पहुंचा होगा कि उसके सब्र का पैमाना टूटकर बिखर गया। वह सुरेश की एक बाह दबोच ली और फुट फुट कर रोने लगी। उसका क्रंदन इतना तीव्र था कि ऑटो ड्राइवर ने घबराकर ऑटो एक साइड में ले जाकर खड़ा कर दिया। मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? रात के अंधेरे में रोती हुई महिला के साथ कोई पुलिस वाला उसे देख लेता तो सवारियों का जो भी होता, पर उसके लिए भी जवाबदारी कठिन होती। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम ऑटो चलाओ, सुरेश बोला। सर प्लीज आप चुप रहिए, मैं मैन से बात कर रहा हूं। मैम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑटो चालक ने शैलजा से अपना सवाल दोहराया। भैया आप गाड़ी चलाओ, ये मेरे हस्बैंड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी तो प्रॉब्लम इनसे नहीं है, शैलजा संभल कर बोली और अपने आंसू पोंछने लगी। ऑटो ड्राइवर ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। यह विवशता की परिकाष्ठा थी कि वह चाह कर भी विक्की को अपने साथ घर नहीं ले जा पा रही थी। खुद की लग्जरी एसयूवी गाड़ी विनोद की पार्किंग में खड़ी थी और वे लोग हिचकोले खा रहे ऑटो से घर जाने के लिए बाध्य किए गए थे। विनोद के घर में उसका बहुत अपमान हुआ था। सिर्फ राधा और अनीता टॉप्पो ही थी जिन्होंने उसे कुछ नहीं कहा था। सास मृदुला देवी ने तो सख्ती से मिलने से ही इनकार कर दिया था। स्वाति जो रिश्ते में छोटी पर उम्र में बड़ी थी ने भरपूर कोसा था। चूंकि मृदुला देवी ने स्वाति को एक एक बात बताई थी, इसलिए अब स्वाति हर घटना से अवगत थी। उन घटनाओं का जिक्र करके शैलजा को जलील किया गया था। कायदे से सरकारी गाइडलाइन के अनुसार इस समय मृदुला देवी को परिवार के सदस्यों से पृथक रहना चाहिए था। 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। वृद्धा अपनी तरफ से कोशिश कर भी रही थी, पर धर्मेंद्र और विनोद के बच्चे कहाँ मान रहे थे। मेरी नानी है, नहीं मेरी दादी है। उन 60 साल की मृदुला देवी बच्चों के लिए खिलौना हो गई थी। विक्की तो दादी को देखकर बौरा गया था। न जाने कितनी देर तक दादी को डरे सहमे हुए देखता रहा। फिर एक चीख के साथ रोता हुआ दादी से लिपट गया था। फिर तो दादी पोते ने खूब आंसू बहाए थे। मृदुला देवी खाने की मेज पर भी नहीं आई थी। उनकी इच्छानुसार उनका खाना उनके कमरे में परोसा गया था। 5 बच्चे, जिसमें विनोद और धर्मेंद्र के 2 बच्चे थे तथा पोता विक्की था, ने भी अपना खाना मृदुला देवी के कमरे में उनके साथ खाया था। मृदुला देवी को जो कमरा दिया गया था वह भी पूर्णतः फर्निश था। अटैच लेट बैथ, टीवी, सोफा, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, वहां सब कुछ उपलब्ध था। विक्की एक बार दादी के कमरे में गया तो वहां से बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझा। जब विक्की को बताया गया कि मम्मी पापा वापस घर जा रहे हैं, तुम्हें जाना है क्या, तो विक्की दादी के अंक में समा गया था और बिना चेहरा दिखाए बोला था, मुझे दादी के साथ रहना है। जब तक शैलजा विक्की की तरफ देखती रही थी, तब तक न मृदुला देवी ही उसकी तरफ देखी थी, न विक्की ने ही उसकी तरफ देखा था। लगा मृदुला देवी उसे चिढ़ा रही हो कि तुमने मेरे लड़के को अपने वश में कर लिया है ना। मैंने भी तुम्हारे लड़के को अपने वश में कर लिया है। वहां खाने की थाली में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे, परंतु इस तरह के तिरस्कार पूर्ण वातावरण में उन स्वादिष्ट व्यंजनों में न कोई स्वाद मिलना था, न मिला।
जैसे तैसे जहर मार करके अरुचिपूर्वक भोजन को कंठ से नीचे निगला गया था। शराब के नशे में सुरेश का चेहरा तमतमा रहा था, पर उस तमतमा रहे चेहरे पर झन्नाटेदार थप्पड़ का निशान भी करीब आने पर चमक रहा था। शैलजा समझ गई थी कि पति की तबीयत से खातिर तवज्जो की गई है। पिलाया गया, खिलाया गया, थप्पड़ों से नवाजा गया था। वहां सभी अपने थे या अपने जैसे थे, पर किसी की सहानुभूति उसके साथ नहीं थी। दुर्भाग्य की बात ये थी कि अपना खुद का बेटा भी अपना नहीं रहा था। शैलजा की आंखों ने एक बार फिर से बगावत कर दिया था। सिर्फ रोने या सिसकने की आवाज नहीं आई थी, पर पलकों से अश्रुधारा तटबंध तोड़कर निरंतर प्रवाहित हो रही थी। सुरेश शैलजा के मनोभाव को समझ रहा था, पर बेवश था। वह उस मनोस्थिति को पार कर चुका था जिसमें मनुष्य अपने शत्रु को जब खुद से अत्यधिक शक्तिशाली पाता है, तब शत्रु से प्रतिशोध लेने की नहीं सोचता, बल्कि खुद में उन गलतियों या कमजोरियों की तलाश करता है जिसके कारण उसका प्रतिद्वंदी उस पर हावी हो रहा होता है। अब वह दोषी माँ या विनोद को नहीं, बल्कि खुद को समझने लगा था। तुम्हारे साथ उन लोगों ने मारपीट भी की है ना? शैलजा अपने गालों पर ढलक आए आंसुओं को पोंछती हुई बोली। इसे मारपीट नहीं कह सकते हैं। मैं ही विनोद पर झपटा था और उसके सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मेरी औकात बता दी कि मैं विनोद का कुछ बिगड़ना तो छोड़ो, मैं उसकी उंगली भी नहीं छू सकता था। वे लोग हमारे साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं शायद, पर हमारी ये मजबूरी है कि हम उसके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा सकते हैं। साहब, आप कहो तो पुलिस स्टेशन चले। ऑटो ड्राइवर फिर दखलंदाज हुआ। ओ मिस्टर, सुरेश नाराज होता हुआ बोला, हमारी बातों पर कान देने के बजाय सड़क पर नजर रखो, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। ऑटो ड्राइवर, जिसका पूरा ध्यान सुरेश और शैलजा की बातों पर था, उसने अपने होंठ काटे और फिर अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक शैलजा खामोश रही, फिर धीमे पर चिंतित स्वर में बोली, पता नहीं विक्की कैसे रहेगा। रात में रोएगा तो नहीं? उसकी फिक्र छोड़ो, विक्की अपनी दादी और बुआ के साथ है। विनोद भी हमारा दुश्मन नहीं है। वह सिर्फ माँ को न्याय दिलवाने के लिए इस तरह का सख्ती भरा कठोर कदम उठा रहा है। किसका फोन था? कृतिका रमेश को चिंतित देखकर पूछी। धर्मेंद्र जीजाजी का, रमेश चिंतित स्वर में बोला। क्या बोल रहे थे? रमेश ने कुछ भी बताने के बदले कॉल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ वार्तालाप को प्ले मोड पर डाल दिया। मोबाइल के स्पीकर से धर्मेंद्र की आवाज़ बंद कमरे में गूंजने लगी। कृतिका ज्यों-ज्यों सुनती जाती थी, उसकी आंखें चौड़ी होती जा रही थीं। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कृतिका भड़की। ये कौन होता है हमें ज्ञान बांटने वाला, और तुम्हारे भैया और जीजाजी इस तरह भीगी बिल्ली क्यों बने हुए हैं इसके सामने? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अधिकारी है। उसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाओ कि वह दिल्ली में बैठा बैठा माँ को पूरी देखभाल के साथ मुंबई से दिल्ली बुलवा लिया। धर्मेंद्र जीजाजी, जो मेरी शादी के समय से ही अपने तेवर दिखा रहे थे, भागते भागते बेंगलोर से दिल्ली पहुंच गए। क्या पता स्वाति दीदी भी साथ आई हो। तुम खामख्वाह डर रहे हो। किसी को मुंबई से दिल्ली बुलवा लेना एक लीगल काम है जिसे किया या करवाया जा सकता है, पर किसी के मुलाहिजे में किसी पर जुल्म ढाना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम्हारे जीजाजी समझ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तो तुम्हारी करतूत के कारण घर से बाहर निकलना भी कठिन हो गया है। जिसे देखो वही हंसता हुआ लगता है। किसी परिचित से मदद भी नहीं मांग सकते। मदद मांगना तो दूर, किसी के सामने जा भी नहीं सकते। शट अप। अपनी कारगुजारियों के लिए मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मत भूलो कि तुम्हारी माँ के पैसे किसने चुराए, दोबारा पैसे किसने छीने, मोबाइल किसने तोड़ा, ये सारे काम किसने किए हैं? तुमने। मेरी गलती तो गिनवा रही हो, पर माँ से झगड़े कौन करता था? माँ की अंगूठी, चेन और टॉप्स किसने उतारे थे? माँ को घर से बाहर किसने निकाला था? माँ के कपड़े किसने फाड़े थे? सब तुम्हारे कारण। अगर तुम्हारी सहमति नहीं होती तो मैं क्या कर लेती? मिस्टर, एक बात याद रखना, अगर घर का मर्द सख्त हो तो औरतें कुछ नहीं कर पाती हैं। मगर तुम्हें तो बेवड़े के अलावा और कुछ सूझता भी नहीं। रमेश क्रोध से उठा, कृतिका को घूरता हुआ दूसरे कमरे में गया, जहां एक गोदरेज की अलमारी के निचले हिस्से को
उसने लिकर स्टॉक के लिए रिजर्व कर रखा था, जहां 2 दर्जन से ज्यादा एक ही ब्रांड की विस्की की बोतलें करीने से सजा कर रखी हुई थी। रमेश ने झटके से अलमारी का दरवाज़ा खोला तो कृतिका को लगा कि रमेश बोतलें घर से बाहर फेंकने वाला है, पर अगले ही पल उसका भ्रम टूटा। रमेश ने एक बोतल उठाई, सील खोली और नीट एक बड़ा सा घूंट भरकर बोतल वापस अलमारी में रख दिया। शाबाश मेरे विस्की वाले शेर, अब मेरा शेरू टॉनिक पीकर पलंग तोड़ेगा, कृतिका ने व्यंग्य से कहा। रमेश ने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। वह ड्राइंग रूम में गया और उसने सोफे पर बैठकर कई काम एक साथ किया। टीवी ऑन कर सिगरेट जला लिया और सिगरेट के छोटे छोटे कश लगाते हुए गंभीरता से मनन करने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति वाकई अच्छी नहीं थी। माँ से मिले तकरीबन पैसे उसने शेयर मार्केट में डाल रखे थे। घर का खर्चा, मकान का किराया, अस्पताल और दूसरे खर्चे सब वैसे के वैसे ही थे, पर आमदनी प्रभावित हुई थी। तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। रमेश ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। रात के 8 बजने वाले थे। कृतिका को दरवाजा खोलने न जाते देखकर वह उठा। मैजिक आई से उसने दरवाजे के उस पार देखा। एक युवती की झलक पाकर उसने दरवाजा खोल दिया। मैं हेमा श्रीवास्तव फ्रॉम नेशनल न्यूज। आगंतुक युवती ने अपने गले में लटके आई कार्ड को सामने कर दिखाते हुए अपना परिचय दिया। एडिटर लॉबी में बैठी हुई युवा पत्रकार हेमा श्रीवास्तव, जिसने मृदुला देवी को कवर किया था। न्यूज की अपार सफलता पर हर किसी से बधाइयां बटोर रही थी। इस न्यूज ने उसे टीवी न्यूज रिपोर्टर के तौर पर मशहूर कर दिया था। जिसने भी टीवी पर मृदुला देवी को देखा था, उसने हेमा श्रीवास्तव को भी देखा था। वह अपनी इस वाहवाही पर फूले नहीं समा रही थी कि तभी प्रमुख संपादक ने, जो लॉबी में अभी आया ही था, उसने हेमा को देखकर पहले उसे बधाई दी, फिर पूछा आगे क्या प्रोग्रेस है उस न्यूज की। सिर्फ इतना मालूम चला कि रेलवे ऑफिशियल ने उस लेडी को अपने खर्चे पर दिल्ली भिजवा दिया है। हेमा बोली, इस छोर पर क्या है? जी मैं कुछ समझ ही नहीं। वो लेडी तो दिल्ली गई, पर उस पर जुल्म करने वाले बेटे बहू को कवर किया तुमने? सर वो तो इतनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ और इतनी लापरवाही। जाओ और जाकर उन्हें कवर करो। अगर टेलीकास्ट करने लायक कुछ हुआ तो टेलीकास्ट करेंगे, नहीं तो नहीं सही, पर हमारे पास बहू बेटे का वर्षन भी होना चाहिए। यस सर, हेमा श्रीवास्तव मुस्तैदी से बोली। कहा तो उसे शाबाशी की उम्मीद थी, पर बॉस से फटकार खाना भी तो मुलाजिमों की नियति होती है। जी कहिए, रमेश महिला पत्रकार से दूरी बनाए रखने का प्रयास करता हुआ संयत स्वर में बोला। दरअसल उसे अंदेशा था कि विस्की की मुश्क सूंघते ही महिला पत्रकार, जो पहले से ही उसके खिलाफ मालूम पड़ती थी, जिसे अब वह पहचान भी चुका था, ये वही युवती थी जिसने माँ का साक्षात्कार लिया था। कहीं वह उसके बारे में बुरा बुरा न सोचने लगे जाए। शराब की इज्जत ही ऐसी थी कि पीने वाले की बेइज्जती फौरन से पेशतर महज मुश्क मिल जाने पर हो जाती थी। रमेश मुश्क छुपाने के लिए पीछे हट रहा था और उसके पीछे पीछे चलते हुए कैमरामैन और हेमा अंदर आ गई। हेमा ने माइक इस तरह पकड़ रखा था जैसे रमेश के मुंह में कुल्फी ठूसी जा रही हो। अरे अरे कौन हो तुम लोग, और अंदर कैसे घुसे जा रहे हो? अजनबी लोगों को घर में घुसते देखकर कृतिका चिल्लाई। इससे पहले कि रमेश संभल पाता, कैमरामैन फ्लैट के कोने कोने को अपने कैमरे से शूट कर चुका था। घर की हालत, जो 4 दिन पहले तक सुसज्जित रहा करता था, अब देखभाल के अभाव में बदहाली की सूरत अख्तियार कर चुका था। बेटी डॉली और उसकी देखभाल तो बहाना था। दरअसल झगड़ालू कृतिका को घर के काम में मन ही नहीं लगता था। कहीं कपड़े बिखरे हुए थे तो किचन के सिंक में जूठे बर्तन भरे पड़े थे। बाथरूम गंदा था और मृदुला देवी के कमरे में 4 दिन के बाद भी टूटे हुए मोबाइल के बिखरे हुए हिस्से वैसे ही पड़े हुए थे। रमेश ने घर की बदहाली की स्थिति को भी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की। बोला, माँ की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इससे पहले भी वह 1-2 दिन के लिए इधर उधर चली गई थी। हम लोग ढूंढ ढांढ कर उन्हें घर ले आते थे। इस बार न्यूज़ चैनल और रेलवे वालों की मेहरबानी से सीधे दिल्ली चली गई। देख लीजिए मेरे घर का हाल। माँ के जाने के बाद घर में झाड़ू भी नहीं लगा है। सही कह रहे हैं। जब झाड़ू लगाने वाली, बर्तन धोने वाली घर छोड़कर चली जाती है, तब घर की हालत ऐसी ही हो जाती है। वैसे आप शराब कब से पी रहे हैं? माँ के घर छोड़ने के पहले से या बाद से? माँ, आपका अकाउंट नंबर क्या है? धर्मेंद्र मृदुला देवी से पूछा।
क्यों, मेरे अकाउंट नंबर की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरी एक विनती है कि या तो आप मेरे साथ बैंगलोर चलिए या अपना अकाउंट नंबर बताइए। मैं हर महीने कम से कम 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दूंगा। दामाद जी, मुझे दया की नहीं, न्याय की ज़रूरत है। मैं मोहताज नहीं थी। ये तो मेरे बेटों ने मुझसे बेईमानी कर ली, नहीं तो आपके ससुर जी ने मेरे लिए इतना छोड़ा था कि मैं घी की कटोरी में रोटी डुबो डुबो कर भी खाती तो भी कभी कम नहीं पड़ता। मुझे मेरे पैसे मिल जाए, यही बहुत है। धर्मेंद्र ने असहाय भाव से स्वाति की ओर देखा। माँ, भले ही हमारे पैसे मत खर्च करना, पर अकाउंट नंबर देने में क्या परेशानी है? मेरा अकाउंट नंबर एक छोटी सी डायरी में लिखा हुआ था जो एटीएम कार्ड और अन्य दूसरी चीज़ों के साथ मुंबई में ही छूट गया है। मृदुला देवी बोली। स्वाति ने रमेश को फ़ोन मिलाया और उससे डायरी देखकर अकाउंट नंबर बताने को कहा। माँ का अकाउंट नंबर लेकर क्या करोगी? रमेश ने अकाउंट नंबर लेने की वजह बताई और उसे मशवरा दिया कि डायरी और अकाउंट नंबर को अपने पास सुरक्षित रख ले। मैं क्यों सुरक्षित रखूं? रमेश का चिढ़ा हुआ स्वर। क्यों, माँ के पैसे लौटाने नहीं है क्या? एक तो मेरे पास पैसे है नहीं, दूसरे किसी के डराने से मैं डरने वाला भी नहीं। रमेश बदतमीजी से बोला। मूर्ख, ये बात डेडलाइन पार करने के बाद बोलना था। जल्दी बोलकर मुसीबत भी जल्दी ही बुलवाओगे तुम, कहकर स्वाति ने फोन कट कर दिया था। स्वाति की फ्लाइट उसी रोज थी और लॉकडाउन में मिले छूट के दौरान जब बाजार खुला था, पति पत्नी बाजार जाकर मृदुला देवी के लिए कई जोड़े कपड़े, एक नया मोबाइल सेट और दैनिक आवश्यकताओं की कुछ चीजें खरीद कर ले आए थे। नया सिम कार्ड स्वाति की आईडी पर एक्टिवेट करवाया गया था। माँ, रोज बात करना, बात न कर सकूं तो गुड मॉर्निंग मैसेज व्हाट्सएप पर पोस्ट करना। इससे हमें पता चलता रहेगा कि तुम ठीक हो और कोई भी ज़रूरत हो तो बेहिचक बताना। माँ को नया मोबाइल देते हुए स्वाति ने कहा था। शैलजा रात भर सो नहीं पाई थी। भोर होने से ज़रा सा पहले उसे नींद आई भी थी तो नींद में भी उसे विक्की के सपने आ रहे थे। जब बिस्तर छोड़कर उठी तब उसने देखा कि सुरेश ड्राइंग रूम में बैठा हुआ एक डायरी के पन्ने पलट रहा था और बीच बीच में एक पेंसिल से कुछ नोट भी कर रहा था। शैलजा इस डायरी को पहचानती थी। अपनी वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा सुरेश इसी डायरी में लिखता था। रात भर तो बिस्तर पर करवटें ही बदल रहे थे और उठते ही ये क्या खोलकर बैठ गए। शैलजा ने सहानुभूति भरे स्वर में शिकायत किया था। मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। देखा कि भोर हो चुकी है तब अपनी फाइनेंशियल स्टेटस चेक करने लगा था। रात भर नींद तो मुझे भी नहीं आई। विक्की के बारे में सोचती रही कि कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, उन लोगों ने उसे कहाँ सुलाया होगा, जिद तो नहीं कर रहा होगा। तुम बेवकूफ़ हो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह अपनी दादी और बुआ के साथ है। विनोद भी हमारा हितैषी ही है, इसलिए उसने हमारे बेटे को बंधक बनाकर रखा है। शैलजा व्यंग से बोली। कोई बंधक नहीं बनाया है, उसका इरादा हमें जलील करना था, इसलिए उसने बहनोई साहब से पत्नी और बेटे को वहीं छोड़ने की बात कहलवाई थी और विक्की तो खुद हमारे साथ नहीं आना चाहता था। हमारी कार क्यों रख ली? बहस करने के लिए आमादा शैलजा बोली। नहीं रखवाई थी, कल रात ड्राइव करने लायक मेरी खुद की हालत नहीं थी। अपनी कैपेसिटी के बराबर तो मैं पहले ही पी चुका था, पर जब मुझे थप्पड़ मारकर बेइज्जत किया गया तो फिर शर्मिंदगी का एहसास कम करने के लिए मैंने बेतहाशा पी थी। शैलजा, मेरी एक बात मान लो, वे लोग हम लोगों से बेहतर इंसान हैं। हम अपनी ही माँ को सताते रहे, माँ के साथ दुर्व्यवहार करते रहे और वो माँ के ज़रा से एहसान का बदला उतारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। ओके, मान ली तुम्हारी बात, फिर रात भर नींद क्यों नहीं आई, जबकि तुम्हारा दावा है कि रात को तुम भरपूर नशे में भी थे। रात भर मैं इस उधेड़बुन में रहा कि माँ के पैसे जो लगभग 20 लाख के बराबर है वह कैसे लौटाएंगे। कैसे लौटाओगे? हमने गुड़गांव में फ्लैट लेने के लिए जो योजना बनाई थी उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत दोस्तों से उधार भी लेना पड़ेगा। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आज माँ के गहने और बोकारो वाली जमीन के पेपर लॉकर से निकाल लाना। आज की शाम हम माँ और विक्की को लेने वापस विनोद के घर जाएंगे। अगर माँ यहाँ आने से इनकार कर देगी तो यही तो नहीं होने देना है। शैलजा, मेरे पिता कोई बहुत अच्छी पगार वाली नौकरी नहीं करते थे। उन्होंने बहुत छोटे स्तर से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। मुझे आईआईटी करवाया, रमेश को चार्टर अकाउंटेंट बनवाया। स्वाति भी खूब पढ़ी लिखी है, बेनोई एसबीआई पीओ है।
लोग मेरे पिता का सम्मान करते थे कि सौरभ जी आप बहुत किस्मत वाले हैं, जो आपके सभी बच्चे वेल सेटल हैं। और इतने वेल सेटल बच्चों की माँ अभागन की तरह टीवी पर इंटरव्यू दे रही थी। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हम दोनों भाई इस प्रतिस्पर्धा में पड़ गए कि कौन भाई माँ से कितना धन झपट सकता है। कल रात जब मैं आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रहा था, तब मेरे मन में ख्याल आया कि जब विक्की बड़ा हो जाएगा और जब हमारी जोड़ी टूट जाएगी, तब क्या होगा? तुम न रहोगी तो मैं क्या करूंगा? या जब मैं मर जाऊंगा तब तुम क्या करोगी? हमारी औलाद वही तो करेगी जो हम उसे नज़ीर देकर जाएंगे। बस करो शैलजा, मैं तुम्हारी कल्पना विधवा के रूप में तो कर सकता हूं, पर दर दर भटकती हुई किसी दुखियारी विधवा के रूप में नहीं कर सकता। प्लीज चुप करो। मैं माँ जी के पांव अपने आंसुओं से पघार कर उन्हें घर लाऊंगी। मैं माँ का बंटवारा नहीं होने दूंगी। अब माँ मेरे पास से कहीं नहीं जाएंगी। बोलते समय शैलजा के चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था। उसकी आंखें स्वतः भर आई थी। सुबह के 7 बज रहे थे। रमेश के घर में कहीं से सवेरा नहीं हुआ था। खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगे होने के कारण सूरज की किरणें घर के अंदर प्रवेश कर पाने में असमर्थ थी। कॉल बेल की आवाज सुनकर रमेश कुनमुनाया वापस कंबल में दुबकने की कोशिश की। तभी कॉल बेल फिर बज उठा। जाकर दरवाज़ा खोलो। कृतिका का अलसाया स्वर। पता नहीं कौन कमबख्त है। भुनभुनाता हुआ रमेश कंबल से बाहर निकला। दरवाज़ा खोला तो ट्रैक सूट पहने 2 पुरुष और 2 महिला उसे धकेलते हुए अंदर प्रविष्ट कर गए। ये क्या बदतमीजी है? रमेश हैरानी से चीख पड़ा। ये बदतमीजी नहीं, पुलिस इंक्वायरी है। पहले कमरे में लाइट जला, आदमी की तरह हमें बैठा, खुद बैठ और हमारे सवालों का जवाब दे। साहब, ये तो पियला है, पूरा मुंह बास रहा है। एक व्यक्ति बोला। अरे अभी अभी तो सोकर उठा मालूम पड़ रहा है। जरूर रात को ज्यादती हो गई होगी। पर कैसे? लॉकडाउन में जब वाइन शॉप बंद पड़ी है तो इसे मिली कैसे? तफ्तीश का मुद्दा है, जरा तलाशी लो तो घर की। और फिर रमेश लाख विरोध करता रहा, सर्च वारंट की दुहाई देता रहा, पर किसी ने उसकी कोई गुहार नहीं सुनी। हर कमरे की, हर जगह की तलाशी ली गई। जामा तलाशी के नाम पर दोनों महिलाओं ने कृतिका को दबोच लिया था और उसके हर अंग को टटोला था। लगभग नग्न कर उसे बेइज्जत किया गया था। रमेश का लिकर स्टॉक ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर सजा कर रख दिया गया था। मोबाइल कैमरे से उसकी तस्वीर खींची गई थी। तस्वीर के हर फ्रेम में रमेश या कृतिका को कैप्चर किया गया था। किसी एक ब्रांड का इतना लिकर स्टॉक किसी यूजर के पोजीशन में पाया जाना गैरकानूनी था। उस टीम का मुखिया सुदेश पाटिल था। उसने किसी से बात की और रमेश से ही कागज लेकर शराब की जब्ती। पड़ोस से 5 लोगों को बुलाकर पंचनामा बनाया गया। रमेश से ही शराब की बोतलों को उसके मूल कार्टून में पैक करवाया गया था। दूसरी अन्य कानूनी प्रक्रिया का पालन करवाया गया। जब सभी कार्यवाही पूर्ण हो गई, तब सुदेश पाटिल के अलावा उसके 3 सहयोगी जब्त की गई शराब की पेटियों के साथ नीचे अपनी गाड़ी के पास चले गए। सुदेश ने कमरे की हर दीवार, लाइट और सजावटी वस्तुओं पर निगाह डाली। सीसीटीवी का जमाना था। आजकल हिडन कैमरे बल्ब और खिलौनों में भी छुपे हुए होते थे। तुम्हारा बाथरूम किधर है? सुदेश सहज भाव से पूछा। रमेश ने बाथरूम की ओर इशारा किया। मुझे लेकर चलो। रमेश अनमन ने मन से सुदेश को बाथरूम के पास ले गया। दरवाज़ा खोलकर एक तरफ होना चाहा ताकि सुदेश अंदर जा सके। सुदेश ने उसकी बाँह थामी और उसे अंदर घसीट लिया। मुझे अंदर क्यों ले जा रहे हो? अंदर मेरी चेन कौन खोलेगा? सुदेश ने दरवाज़ा अंदर से उल्का दिया। फिर इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, सुदेश ने उसे अपने तजुर्बेकार हाथों से रुई की तरह धुनना शुरू कर दिया। जब सुदेश बाथरूम से बाहर निकला, तब रमेश बाथरूम की फर्श पर ढेर हो चुका था। कृतिका विस्फारित नेत्रों से सुदेश को देख रही थी। रमेश की चीखें सुनकर वह अपने बेडरूम से बाहर निकली थी। इससे पहले कि उसकी नज़रें रमेश पर पड़ती, सुदेश फ्लैट का मुख्य दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल गया था। अपनी गाड़ी में बैठते समय सुदेश सोच रहा था कि कैसे कैसे रईस लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। खुद तो एसी चलाकर कंबल ओढ़ते हैं, पर उनके घरों में उनकी बूढ़ी माँ के लिए 2 रोटियां भी नहीं निकलती हैं। कृतिका लपक कर बाथरूम में पहुंची। रमेश दर्द कर रहे पेट को दबाकर उठने की कोशिश कर रहा था। सधे और तजुर्बेकार हाथों ने उसे इस तरह कूटा था कि न उसकी कोई हड्डी पसली टूटी थी, न चमड़ी पर कोई निशान उभरा था।
पर शरीर का अंग अंग दुख रहा था। बाथरूम के गीले फर्श पर उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। स्थिति ऐसी थी कि खुद से घिन आ रही थी। कृतिका की सहायता से उसने अपने कपड़े उतारे, एक टॉवल मांगा, फिर फ्रेश होने के लिए कमोड पर बैठ गया। जब वह बाथरूम से बाहर निकला तब वह नहा चुका था। आज का दिन उसके लिए बहुत खराब निकला था। जिन पड़ोसियों से वहां आंख नहीं मिला पा रहा था, वे उसके घर में आकर शराब की बरामदगी पर पंचनामा पर हस्ताक्षर कर रहे थे। पूरे घर में दहशत का माहौल था। शर्मिंदगी ऐसी थी कि पति पत्नी आपस में नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, कृतिका बोली। वे खुद पुलिस वाले थे, रमेश बोला। झूठ। अगर वे पुलिस से थे तो सिर्फ शराब की बोतल क्यों ले गए? तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन औरतों ने मुझे लगभग नंगा करके मेरे साथ इस तरह की हरकत की है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। पूरी तरह से जलील किया है उन दोनों ने मुझे। मैं तो उन दोनों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। कृतिका के तर्क और जिद के कारण रमेश को मजबूर होना पड़ा। किसी पड़ोसी या मित्र से सहायता मिलने का कोई मतलब ही नहीं था। दिन के 10 बजे वे लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचे, अपनी कार से नन्ही डॉली को साथ लिए हुए। रिपोर्ट लिखवानी है कहने पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहे शख्स ने पति पत्नी के चेहरे पे निगाह डाली और एक सिपाही को बुलाकर उसे थाने में अंदर कहीं भेज दिया था। साहब, हस्बैंड वाइफ मिलने आया है, सिपाही ने चिक के अंदर झांककर कहा। अंदर भेज दो। अंदर से आवाज आई। चिक हटाकर सिपाही ने उन्हें अंदर पहुंचाया और खुद वहां से चला गया। रमेश ने देखा कि रिवॉल्विंग चेयर पर कोई शख्स फाइल पढ़ने का अभिनय करता हुआ बैठा था। रमेश को कुर्सी की पीठ दिख रही थी, बैठने वाले का चेहरा नहीं। सर, मेरा नाम रमेश है, साथ में मेरी पत्नी शहर कृतिका है। पहले ये बताओ, कौन सा रिपोर्ट लिखवाना है, माँ की गुमशुदगी का या अपनी शिकायत? कहते हुए रिवॉल्विंग चेयर चरमराता हुआ घुमा। कुर्सी पर बैठे शख्स के चेहरे पर नजर पड़ते ही पति पत्नी जड़ होकर रह गए। सामने सुदेश पाटिल ट्रैक सूट में बैठा हुआ था। बड़ी देर कर दी, तुम्हारे इंतजार में मैं घर जाकर कपड़े भी नहीं बदल पाया। सुदेश के कठोर चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव उभरे। दोनों सत्ते की हालत में खामोश थे। उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूटे। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू किसी भी थाने पर चला जा, तेरी रिपोर्ट कहीं नहीं लिखी जानी है, क्योंकि तू विक्टिम नहीं जालिम है। तू गैर कानूनी तरीके से शराब बेचता है। तेरा स्टॉक आबकारी विभाग के पास जमा करवा दिया गया है। हर बोतल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। पंचनामा पर तुम्हारे पड़ोसियों के हस्ताक्षर है। तू चाह कर भी मुकर नहीं सकता। अपनी माँ के ऊपर तुमने जो अत्याचार किए हैं वो जग जाहिर है। बेटा, तू बुरी तरह से फंसा हुआ है। मैं क्या करूं? रमेश लगभग रो पड़ा था। उसके घुटनों में जैसे जान ही नहीं रही थी। वह सहारे के लिए विजिटर चेयर की पुष्ट पकड़ लिया था। दिल्ली वालों से समझौता कर ले, उनकी डिमांड पूरी कर दे। देख, हमारी भी मजबूरी है। हमें अभी सिर्फ सेकंड के लिए कहा गया था। जब तलने के लिए कहा जाएगा तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हर तरफ से हार का सामना कर रहे रमेश की ये आखिरी हार नहीं थी। अभी वे थाना परिसर में ही थे कि सीनियर पार्टनर का फोन आ गया कि जूम के मुसीबत हो जाएगी, पर मीटिंग अटेंड करो। कार में बैठकर उसने मीटिंग अटेंड किया। जैसे सब कुछ पूर्व निर्धारित हो रहा था। सभी पार्टनर्स का कहना था कि रमेश जैसे बदनाम और घटिया आदमी के साथ वे काम नहीं कर सकते। जो अपनी सगी माँ का नहीं, वो हमारा क्या होगा? इसलिए या तो रमेश को बाहर करो या हम लोग बाहर हो जाएंगे। रमेश ने हताश होकर मोबाइल बंद किया और आंखें बंद कर ड्राइविंग सीट की पुष्ट पर अपना सिर टिका दिया। स्वाति एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी और मृदुला देवी अपने बारे में सोच रही थी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पर जब तक जीना है स्वाभिमान से जीना होगा। अब किसी पर आश्रित होकर नहीं रहा जा सकता था। विनोद स्वाति एंड फैमिली को अपनी कार से एयरपोर्ट भिजवा रहा था। ड्राइवर जब सिक्योरिटी गेट से गाड़ी बाहर ले गया, द पोर्च में विनोद, राधा और मृदुला देवी रह गए थे। बेटा, एक बात कहनी थी, मृदुला देवी बोली। जी बोलिए, विनोद आदर से बोला। बेटा, मुझे कोई नौकरी दिलवा सकते हो? अभी आपकी उम्र कितनी हो रही है? यही कोई 59 साल। आंटी, जिस उम्र में लोग रिटायर हो रहे होते हैं, आप नौकरी ढूंढ रही है, जबकि नौकरी करने का आपके पास कोई तजुर्बा भी नहीं है।
ऐसे में मेरे कहने पर अगर आपको कोई नौकरी दे भी देगा तो वह बिना काम करवाए आपको सैलरी नहीं दे रहा होगा, मुझे रिश्वत दे रहा होगा। पर बेटा, आंटी प्लीज, इस समय मैं बहुत बिजी रहता हूँ, रात को खाने पर बात करते हैं, कहकर विनोद तेज कदमों से चलता हुआ अपने ऑफिस विंग में चला गया। दीदी, आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं? राधा तनिक रुष्ट स्वर में बोली। नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर बहन कब तक मैं यूं ही बैठकर खाती रहूंगी? शाम का समय था। टैक्सी से सुरेश और शैलजा बंगले के मुख्य दरवाजे पर उतरे। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका, फिर विनोद की अनुमति मिलने पर चेकिंग डिवाइस से उनकी जांच कर उन्हें अंदर जाने दिया गया। जरा से आगे बढ़ने पर उन्हें बैडमिंटन कोर्ट के पास बैडमिंटन खेलने की कोशिश करता हुआ विक्की दिखा। विक्की ने भी जब उन्हें देखा तो शटल रैकेट फेंक कर वहां से दौड़कर माता पिता के पास पहुंचा। बिट्टू, हम तुम्हें लेने आए हैं, शैलजा रुंधे कंठ से बोली। पर मैं तो दादी के साथ रहना चाहता हूँ, विक्की मासूमियत से बोला। हाँ हाँ, दादी के साथ ही रहना, पर दादी है कहाँ? सुरेश बोला। दादी तो छोटी दादी और आंटी के साथ उधर गार्डन में बैठी हुई है, विक्की एक और इशारा करता हुआ बताया। फिर बिना किसी निर्देश के वह उस ओर दौड़ पड़ा। लॉन चेयर पर विनोद की पत्नी अनीता, राधा और मृदुला देवी बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी भागता, किलकारियां मारता हुआ विक्की पास आकर बोला, मम्मी पापा आए हैं। तीनों महिलाओं के बीच चुप्पी सी छा गई। सुरेश और शैलजा दोनों मृदुला देवी के पास आए और बिना पूर्व सूचना के पछाड़ खाकर मृदुला देवी के चरणों में गिर पड़े। मृदुला देवी अपना पांव छुड़ाना चाहती थी, पर दोनों ने उन्हें हिलने तक नहीं दिया था। पहले धीरे धीरे, फिर उत्तर उनके रोने की आवाज बढ़ती गई। पति पत्नी ने अपने आंसुओं से माँ के चरण धो दिए थे। राधा ने सुरेश को और अनीता ने शैलजा को मृदुला देवी के पैरों से हटाया। दोनों किसी अपराधी की तरह हाथ जोड़े हुए माँ के सामने खड़े थे। चेहरा अश्रुपूरित था और कपड़ों पर घास के तिनके चिपक गए थे। पैसे नहीं लौटाने के लिए ड्रामा है ये सब, अनीता टोपो बोली। मैंने 20 लाख की रकम माँ के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया है, सुरेश बोला। ठीक है, अब आप लोग विक्की को घर ले जा सकते हैं। हम विक्की को घर ले जाने नहीं आए हैं, हम माँ जी को घर ले जाने आए हैं, शैलजा बोली। मृदुला देवी ने चौंक कर नजरें उठाईं। माँ, पिछली बार हमसे जो गलती हुई थी हम उसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं। इस बार तुमने दिल्ली आना चाहा था, पर हमारी सलाहियत विनोद के जैसी नहीं है। हम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बीमारी के कारण हर आदमी डरा हुआ है, इसलिए हमसे गलती हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि रमेश इतनी ज्यादतियां करता है, नहीं तो मैं तुम्हें मुंबई भेजता ही नहीं। माँ, सिर्फ इस बार भर माफ़ कर दो, अगली बार से कोई गलती नहीं होगी। मैं वादा करता हूं कि मैं बोकारो में मेरे पैसे से तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। मैंने बोकारो में सेटल मेरे एक सिविल इंजीनियर दोस्त को प्लॉट साइज और चौहद्दी बताकर घर का नक्शा बनवाकर पास करवाने के लिए दोपहर में ही कह दिया था। मृदुला देवी हैरानी से सुरेश की ओर देखी। माँ, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तुम्हें ले जाए बिना हम भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस बारे में विनोद से बात करो, मृदुला देवी आवाज को भसक कठोर बनाए रखने का प्रयास करती हुई बोली। विनोद जी से भी बात कर लूंगी, पर माँ जी, आपके बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर ये लोग यहाँ से निकाल देंगे तो मैं सड़क पर आपका इंतजार करूंगी। माँ, तुम जैसा चाहोगी हम वैसा ही करेंगे, वैसे ही रहेंगे, सुरेश बोला। हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर अनीता टोपो एक और सड़क आई थी और उसने विनोद को नए घटनाक्रम के बारे में बताया। ठीक ही तो है, आंटी को सुरेश भैया के साथ ही रहना चाहिए। उन लोगों को रात यहीं ठहरने के लिए कहो। 8 बजे के बाद मैं फ्री होकर मिलता हूँ। अनीता ने वापस आकर सबको घर के अंदर चलने के लिए कहा। रमेश बुरी तरह से परेशान था। वह इतना तो समझ गया था कि पैसे लौटाए बिना उसकी गति नहीं थी। हर रास्ते उसके लिए बंद हो गए थे। पार्टनरशिप जा चुकी थी। सीनियर पार्टनर ने उसे इशारे में समझा दिया था कि अपनी घरेलू प्रॉब्लम सुलझा लो। किसी के कहने पर जब लोग तुम्हें पार्टनरशिप से हटा सकते हैं तो उसी के कहने पर फिर से गले भी लगा लेंगे। खुद की बेइज्जती होने के बाद कृतिका के भी तेवर ढीले पड़ गए थे। रमेश ने साले से, ससुर से, अपने दोस्तों से यानी जहां से भी पैसे उधार मिलने की संभावना थी उधार मांग लिया था। जिन लोगों को कभी उधार दिया था उनसे तगादा कर चुका था। स्टॉक भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया था। पत्नी के गहने गिरवी रखाया था।
फिर भी 14 लाख से ज़्यादा रुपए का इंतज़ाम नहीं हो पाया था। लगभग 7 लाख रुपए और चाहिए थे, जिसका इंतज़ाम कैसे करेगा ये उसे खुद पता नहीं था। माँ से बात करके तो देखो, शायद इतने रुपए में ही मान जाए। नहीं माने तो 2-4 महीने की मोहलत मांग लेना, कृतिका ने सुझाया। रमेश को बात जंची। उसने स्वाति से माँ का नया नंबर लिया और डरते डरते माँ के नंबर पर रिंग किया। माँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आते ही रमेश आतुरता से बोला। रमेश की आवाज़ सुनकर मृदुला देवी चुप रह गई। माँ, सॉरी, काम की बात बोलो। अभी हमारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। इस बारे में विनोद से बात करो। माँ, प्लीज़ हमें मजबूर मत करो, कहीं ऐसा न हो कि दबाव में हम सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएं। रमेश ने माँ की भावनाओं से खेलने की कोशिश की। सुसाइड कर लेने से तुम्हारी देनदारी खत्म नहीं हो जाती। और हाँ, जल्दी ही मेरे मकान का काम शुरू होने वाला है। 6 महीने के बाद जब कभी गृह प्रवेश की पूजा होगी तब बोकारो आ जाना, अकेले। अकेले? अकेले क्यों? कृतिका क्यों नहीं? क्योंकि भले ही मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी बीवी के लिए न मेरे दिल में जगह है, न मेरे घर में। वैसे भी एक धंधा करने वाली औरत के घर में उस जैसी कुलवंती का क्या काम? मेरा घर तो उसे कोठा ही लगेगा। माँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। माफ़ी के लिए जो चाहोगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जो कहूँगी वो करोगे? हाँ, 10 बार करूँगा, 10,000 बार करूँगा। ठीक है। जिस तरह कृतिका ने अपनी सास का अपमान किया है, सास के कपड़े फाड़े हैं, बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला है, क्या यही काम तुम अपनी सास के साथ कर सकते हो? नहीं नहीं, तुम मत करो। क्या कृतिका अपनी माँ के साथ वही सब कर सकती है? माँ, कैसी बात कर रही हो? एक स्त्री होकर एक स्त्री के अपमान के लिए किसी को प्रेरित कैसे कर सकती हो? ठीक कह रहे हो तुम। स्त्री कोई भी क्यों न हो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। काश ये बात तुम्हें उस समय भी याद रहता, जब तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती हो रही थी। रमेश के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा कि माँ ही आगे कुछ कहे। एक और काम है जिसे कर सकते हो तुम। क्या? तुम्हारी सास को स्त्री होने के कारण मैं माफ़ करती हूँ, पर इतनी घटिया लड़की की पैदाइश में तुम्हारे ससुर का भी उतना ही योगदान है जितना तेरी सास का। तुम अपने ससुर को घर बुलवाओ और उसकी वैसे ही बेइज्जती करो जैसे मेरी हुई थी। कृतिका ने सास को वेश्या कहा था, तुम ससुर को भड़वा भी कह सकते हो। माँ, बस भी करो। रमेश झुंझुलाता हुआ बोला। मेरी तरफ से बस ही बस है मेरे लाल। बस भुगतान की अंतिम तारीख मत भूलना, नहीं तो इंस्पेक्टर पाटिल फिर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। शराब की जमाखोरी, अवैध व्यापार का जो मामला अभी ठंडा पड़ा हुआ है, तुम आज़ाद फिर रहे हो, सुकून से घर में बैठे हो। तुम्हारा अगला कदम जेल में होगा। मृदुला देवी किसी भी कीमत पर उन्हें, खास तौर पर कृतिका को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। कृतिका ने आजीवन सदाचारी जीवन जीने वाली मृदुला देवी के सतीत्व पर सवाल उठाए थे, उनके सतीत्व को गालियां दी थी। अमूनन मृदुला देवी की ऐसी भाषा नहीं होती थी, पर प्रतिशोध की भावना ने उनके हृदय को कठोर बना दिया था। सुरेश अपनी स्टडी में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ मृदुला देवी की मेडिकल रिपोर्ट देख रहा था। रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसे देखते ही उसकी पलकें भीग गई थी, जिसे पोंछकर वह चेयर की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया था। वह डॉक्टर तो नहीं था, पर पढ़ा लिखा था। अंग्रेजी में लिखी लिपि और भाषा को खूब समझता था। पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों के मायने मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल अलग हो जाते थे। निगेटिव या नकारात्मक शब्द सुनने में ज़रूर बुरा लगता था, पर मेडिकल रिपोर्ट में निष्कर्ष पॉजिटिव होना खतरनाक होता था और निगेटिव होना और भी खतरनाक, क्योंकि संभावित बीमारी का पता अभी भी नहीं चला था। आहत सुनकर सुरेश ने आंखें खोली। शैलजा कॉफ़ी लेकर आई थी। क्या है रिपोर्ट में? शैलजा कॉफ़ी का मग सुरेश के सामने रखती हुई उत्सुकता से बोली। जब तक कंफर्म नहीं होता अपने मुंह से कुछ भी कहना उचित नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट भले ही अंग्रेजी में लिखी गई थी, पर मेडिकल टर्म के कुछ और मायने हो सकते थे, जिसे अज्ञानतावश व कुछ का कुछ समझकर अर्थ का अनर्थ करना मुनासिब नहीं समझा था। बोला, पैथोलॉजी वाले रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा भी कहाँ करते हैं? कुछ पूछो तो एक ही पेटेंट जवाब, डॉक्टर को दिखाइएगा, वही बताएंगे। वैसे माँ क्या कर रही है? पिंकी की मालिश कर रही है।
माँ से मेहनत वाला कोई काम मत करवाओ यार, वो वैसे ही कमज़ोर हो गई है। मैं कहाँ करवाती हूँ, वह खुद नहीं मानती है। और फिर पिंकी के सामने तो अब विक्की की भी वैल्यू नहीं है। माँ जी के लिए वह दादी के पास ही बैठकर स्कूल से मिला होमवर्क कर रहा है। शैलजा बोली। माँ को विनोद के घर से आए हुए 3 साल होने वाले थे। विक्की अब 7.5 साल का हो गया था। पिंकी लॉकडाउन का प्रसाद थी। वो दौर था जब बाहर की दुनिया से लोगों का संपर्क टूट चुका था और लोग अपने अपने घरों में किचन या बेडरूम में व्यस्त हो गए थे। नतीजा, कोरोना ने जितने लोगों को मारा नहीं था, उससे ज़्यादा बच्चे पृथ्वी पर अवतरित हो गए थे। फिलहाल पिंकी 2 साल से ज़्यादा की हो गई थी, जिस समय पति पत्नी विनोद के घर में मृदुला देवी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। पिंकी उस समय भी शैलजा की कोख में 2 महीने से पोषण पा रही थी। साल भर पहले सुरेश का ट्रांसफ़र दिल्ली से पुणे में हो गया था। प्रमोशन पाकर अब वह कंपनी का सेकंड कमांड बन गया था। शॉफर ड्रिवन कार, बड़ा बंगला, दूसरी और भी सुविधा उसे कंपनी की ओर से प्रदान की गई थी। वेतन में भी वृद्धि हो गई थी। दिल्ली छोड़ने से पहले सुरेश विनोद के घर सपरिवार गया था और मृदुला देवी ने विनोद का आभार प्रकट किया था कि उसके कारण उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। पिछले 2 माह से मृदुला देवी की तबीयत खराब रह रही थी। दिन भर हरारत, बदन दर्द और बुखार की अनुभूति होती थी। शुरुआती समय में सुरेश ने इन लक्षणों को मौसम परिवर्तन के कारण होने वाली तकलीफ समझा था, पर ऐसा कई दिनों तक होने के बाद शैलजा ने ही जिद की थी कि माँ जी का बुढ़ापे का शरीर है, अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयोग मत करो, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाओ। पहली बार में डॉक्टर ने भी रोग को हल्के में लिया था, पर 3 दिन तक एंटीबायोटिक खिलाने के बाद भी जब स्थिति ज्यों की ज्यों बनी रही, तब डॉक्टर ने कुछ जांच के लिए लिखा। फिर जांचों का सिलसिला चल पड़ा। 1 महीने के बाद डॉक्टर ने एक दूसरे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफर किया था। वहां भी कुछ जांच हुई थी और जो रिपोर्ट आई थी वो इस समय सुरेश के हाथ में थी। कोई खतरे वाली बात तो नहीं? शैलजा चिंतित स्वर में बोली। पता नहीं, सुरेश ने अनभिज्ञता में कंधे उचकाए, फिर आंखें बंद कर अतीत की यादों में खो गया। पॉले ने 3 साल पहले, जब वो पति पत्नी विनोद के घर माँ को लेने गए थे, कब की एक एक बात सुरेश को आज भी याद थी। अनिता उन्हें बंगले के अंदर ले गई थी। वहां उनका स्वागत झारखंड के विशिष्ट पकवान दूस्का और आलू चने की सब्जी के साथ किया गया था। दूस्का मालपुआ की तर्ज पर बनने वाला एक नमकीन पकवान था, जो चावल और चने एवं उड़द की दाल के मिश्रण से बनता था। जब सुरेश और शैलजा माँ के कमरे में बातचीत करते हुए मृदुला देवी का सामान पैक कर रहे थे, तभी माँ के नए फोन पर रमेश का फोन आया था। माँ ने जिस तरह रमेश से बात की थी और जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उसे सुनकर सुरेश विस्मित रह गया था। उसे तो मालूम ही नहीं था कि माँ उस तरह के शब्दों का अर्थ भी समझती है। जरूर चोट बहुत गहरी, अंतर मन तक लगी हुई थी। माँ, एक बात कहूं? सुरेश हिचकिचाता हुआ बोला था। रमेश को माफ कर दो। माफ? और उसे, रमेश को? हाँ हाँ, माफ तो मैंने अभी तुम्हें भी नहीं किया है। बस तेरे पिता का ख्याल आ गया कि तुम्हारी करतूतों के कारण उनका भी नाम खराब हो रहा है। मृदुला देवी सर्द स्वर में बोली। सुरेश सिकुड़ कर रह गया। उसने बहस करना मुनासिब नहीं समझा। उससे कहना कि कोठे वाली मृदुला देवी के पैसे, गहने और हर वो चीज जो उसके घर में मेरा छूट गया है, मुझे वापस लौटाए। मुझे बेवकूफ बनाकर, ताकत दिखाकर मेरा जो बैंक अकाउंट खाली किया था, एटीएम से भी पैसे निकाले थे, ब्याज के साथ, वो सब वापस कर दे। अगर वह वापस नहीं कर पाया तो? सुरेश के मुंह से अनायास ही निकल गया। तो मृदुला देवी गड़बड़ा कर रह गई। फिर संभल कर बोली, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम अपनी माँ को इंसाफ दिलवाओ। सुरेश ने कुछ देर मनन किया, फिर बोला, ठीक है माँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे ब्याज सहित मिल जाएंगे। रमेश ने दे दिया तो ठीक है, नहीं भी दे पाया तो वो पैसे मैं चुकाऊंगा। आप कहाँ से दोगे? शैलजा चौंकती हुई बोली। एक ही तो भाई है मेरा, उसकी गलतियों पर पर्दा डालना भी मेरा ही काम है। मैं मेरे भाई को अच्छी तरह से जानता हूं। मियाँ बीवी दोनों आमदनी अट्ठानी, खर्चा रुपया है, इसलिए खैर देखेंगे। तभी सुरेश का मोबाइल गुनगुनाया। देखा तो मुंबई से रमेश का फोन था। माँ से निराश होने के बाद
रमेश ने भाई से बात करना चाहा था। कॉल रिसीव कर सुरेश ने अभी हेलो ही बोला था कि सामने से विनोद आता हुआ दिखा। मैं बाद में फोन करता हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया और यंत्र चालित सा विनोद के स्वागत में कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। ये असर होता था पावर और पोजीशन का। कल तक जो शहजादे थे अब कॉर्निश बजा रहे थे। विनोद थोड़ी देर तक मृदुला देवी के पास रहा, उनका हाल चाल पूछता रहा, फिर हाथ पकड़कर सुरेश को उसी कमरे में ले गया जहां पिछली रात ही तमाचे से सुरेश का गाल सेंका गया था। विनोद के इशारे पर आज उन्हें फिर ड्रिंक सर्व किया गया। मैं नहीं, सुरेश ने इनकार करना चाहा। सुरेश भैया, हम भी कोई रेगुलर नहीं है, रोज लेने लगे तो अनिता ही घर में तूफान उठा दे। बस कोई मिलने जुलने वाला हो, कोई करीबी हो तो उस दिन गुस्ताखी माफ हो जाती है। विनोद हंसकर बोला। ट्रे से ग्लास उठाते समय अनायास ही विनोद का हाथ अपने गाल पर चला गया। सुरेश भैया, कल के लिए सॉरी। दरअसल कूटना तो मैं रमेश को चाहता था, पर कमबख्त मेरे सामने नहीं था, इसलिए आज सुबह मुंबई पुलिस से पिटवा दिया। यहाँ से तो रमेश को सिर्फ समझाने के लिए मैसेज भेजा गया था। लगता है थानेदार ने दूसरे तरीके से समझा दिया था। सुरेश भैया, एक बात याद रखना, जब मैं बोकारो के जीवन को, वहां की बस्ती को, अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को याद करता हूँ, उनका जीवन देखता हूँ, तब मुझे आंटी का एहसान बहुत याद आता है। आंटी ने अगर मुझे इंसान का बच्चा नहीं समझा होता, तुम लोगों के साथ खेलने और रहने की इजाज़त नहीं दी होती, तुम्हारे कपड़े जूते किताबें नहीं दी होती, तो आज मैं इसी बंगले में साहब होना तो दूर, चपरासी भी नहीं होता। सुरेश भैया, आंटी को कांच के बर्तन की तरह संभाल कर रखना, क्योंकि आंटी की कोप से तुम्हें सिर्फ एक शख्स बचा सकता है, खुद आंटी। सच कहा है किसी ने कि पद का मद तो होता ही है। आदमी सरल बात भी सरल शब्दों में नहीं बोल पाता है। हर वाक्य से अधिकार का बोध होता है, धमकी सी प्रतीत होती है। उस रात मैत्रीपूर्ण वातावरण में ड्रिंक, डिनर और गपशप होता रहा था। अगली सुबह वे फ्रेश होकर विनोद के घर से अपने घर की ओर अपनी कार पर सवार होकर निकल गए। विक्की अभी भी वहीं रहना चाहता था। लॉकडाउन के दौर में जब बाहर खेलने की आज़ादी न हो, किसी दोस्त से मिलने नहीं दिया जा रहा हो, तब विनोद के बंगले का कैंपस विनोद के बच्चों का साहचर्य उस मासूम को क्यों नहीं लुभाता। साथ ही उसकी समझ में तो दादी को अभी भी वही रहना था। उसने जिद करने की कोशिश की, तब दादी खुद बोली थी कि तुम्हें यहाँ रहना हो तो रहो, मैं तो जा रही हूँ। मजबूरन विक्की को भी लौटना पड़ा था। अभी वे रास्ते में ही थे कि सुरेश का मोबाइल बजा। सुरेश ने ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी शैलजा को फोन उठाकर स्पीकर मोड पर करने का निर्देश दिया। स्क्रीन पर राधेश्याम मामा का नाम आ रहा है, शैलजा बोली। तुम फोन उठाकर स्पीकर मोड पर करो तो सही, सुरेश झुंझुलाता हुआ बोला। राधेश्याम से मुझे बात करने दो, मृदुला देवी बोली। शैलजा ने फोन स्पीकर मोड पर करके सास को पीछे पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ा दिया। क्यों रे नालायक, तुम दो भाइयों से एक मां नहीं रखी जा रही। आवाज पहचाने बिना हेलो सुनते ही उधर से मामा का भड़का हुआ स्वर आया। राधे, मैं मृदुला बोल रही हूं, कोड़े की फटकार जैसी आवाज के साथ मृदुला देवी बोली। द दीदी, तुम? मैंने तो मोबाइल में एक वीडियो देखा था कि तुम मुंबई में रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही हो। भीख मांगते हुए तो नहीं देखा, पर वैसे ही अब क्या बोलूं। वो वीडियो तो मैंने भी देखा था और मेरा पोता भी कह रहा था कि वीडियो में मैं हूं। मृदुला देवी संयत स्वर में बोली। वो तुम नहीं थी? नहीं। फिर तो शुक्र है भगवान का। और दीदी कोई जरूरत हो तो बताना। हाँ जरूर। और फिर भाई से मृदुला देवी ने कुछ रश्मि बातें करने के बाद फोन बंद कर शैलजा को लौटा दिया। शैलजा ने नए सम्मान के साथ अपनी सास की ओर देखा। अपने घर की बात अपने मायके वालों को भी नहीं बतानी चाहिए। मुंबई में मैं इतनी हलकान और परेशान थी कि मैं खुद ये बातें भूल गई थी। दूसरे, भले ही लाख शिकायत हो, पर अपने रिश्तेदारों से भी बिगाड़ मत करना। तुम्हारी ननद स्वाति मूर्ख है, जो उसने इतने दिनों तक हम सबसे मुंह फुलाकर रही। आने वाले दिनों में और भी कई रिश्तेदारों, मित्रों का फोन आया, पर डैमेज कंट्रोल की नियत से हर किसी को खुद मृदुला देवी ने समझा दिया था कि किसी हमशक्ल दुखियारी को देखकर उनके बारे में चिंता किया जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार मृदुला देवी से घरेलू काम में सहयोग की अपेक्षा भी नहीं की गई। खुद मृदुला देवी का मन करता तो कोई काम कर देती, अन्यथा वो काम या तो सुरेश करता था या शैलजा करती थी, या होता ही नहीं था।
अब मृदुला देवी को इतना मान दिया जाता था कि घर में सब्जी कौन सी बनानी है ये भी पूछा जाता था। पता नहीं विनोद की दहशत थी या खुद की आत्मग्लानि। पति पत्नी मृदुला देवी का विशिष्ट ध्यान रखते थे। मृदुला देवी की अनुभवी आंखें जल्दी ही भाप गई कि शैलजा गर्भ से थी। एक दिन पूछ बैठी, कितने महीने हो गए? पहले तो शैलजा प्रश्न ही नहीं समझी। जब समझी तब उसने बताया कि 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। उस दिन के बाद से मृदुला देवी ने एक बार फिर से घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। सुरेश भी दिन भर घर में ही रहता था। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। उसने एक कमरे को ऑफिस बना रखा था। खुद मृदुला देवी ने ही काम वाली को घर में आने की इजाजत नहीं दी थी। एक तो जिसके घर में भोजन था वह खुद ही अपने घर से बाहर निकलने को तैयार न थी। दूसरे, कोई बाहर से संक्रमण घर में लाए ये घर वालों को भी मंजूर न था। दादी का पिछलग्गू विक्की भी घरेलू काम में कभी मदद कर देता था तो कभी दादी का काम बढ़ा देता था। एक बार दादी ने झूठे बर्तन सिंक में रखने को कहा तब विक्की बोला था, मैं लड़का हूं, मैं क्यों रखूं झूठे बर्तन? ये लड़कों का काम नहीं है। क्यों, लड़कों को भूख नहीं लगती? टीवी में देखता है ना, घर में रोटी बनाने की हर चीज़ मौजूद थी पर लड़का सिर्फ इसलिए भूखा था क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। ये बात तो है। सुरेश ने माँ का समर्थन किया। मैं परिवार से दूर अकेले रह रहे ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो लॉकडाउन में सिर्फ इसलिए घर जाना चाहते हैं क्योंकि पके हुए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। 15 दिन की मियाद खत्म होने पर रमेश ने फोन पर बताया कि वह भरपूर कोशिशों के बावजूद 18 लाख से ज्यादा की रकम नहीं जुटा पाया है। या तो माँ इतने पर ही सब्र करे या शेष रकम के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार करे। मैं क्यों करूं इंतजार? क्या उसने लॉकडाउन खुलने का इंतजार किया था कि माँ को लॉकडाउन खुलने के बाद घर से बाहर करेगा? माँ छोड़ो उन बातों को, बुरे सपने की तरह भूल जाऊं वो सब कुछ। नहीं, कभी नहीं, न भूलूंगी, न तुम लोगों को भूलने दूंगी। उस रोज जब मैं मुंबई से दिल्ली तक का सफर तय कर रही थी तब मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सुध लेने वाला कौन था, कौन मेरी सहायता करने वाला था। पर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं था। विनोद मिल गया, ये मेरा भाग्य था। न मिला होता, मददगार कोई और होता तो मेरे पास भी चॉइस होती कि अपनी लाश को और कितने के दिन तक जिंदा रखना है, कैसे जिंदा रखने हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर बाकी 3 लाख की व्यवस्था मैं कर दूं तो खबरदार, अगर तू उसे अपना भाई समझता है, उसका हितैषी है, तब गलती से भी इस मामले में उसकी मदद नहीं करना। जानते हो, इतना पढ़ा लिखा होने, इतनी आमदनी होने के बाद भी वह परेशान क्यों रहता है? क्योंकि उसकी आमदनी कम नहीं है, उसके खर्चे ज्यादा है। किसने कहा कि इतनी कम उम्र में शराबी बन जाओ? लत भी ऐसी कि माँ की दवाई की सूद नहीं है पर शराब की क्रेट मंगवाना जरूरी लगता है। उसकी बीवी भी वैसी ही है। घर में जरूरी चीज हो ना हो, शौक की गैर जरूरी चीजें चाहिए। ब्यूटी पार्लर जाना जरूरी है, सजावटी चीजें खरीदना जरूरी है। माँ कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठा लेवा, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। अगर ऐसा ही करना होता तो वह ये 18 लाख भी नहीं लौटा रहा होता। बेटा, हर माँ बाप की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे प्रेम से रहें, तीनों में आपसी सौहार्द हो, परस्पर एक दूसरे की सहायता करने का जज्बा हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। पर उसकी गलत आदतों को सपोर्ट कर तुम उसे धीमा जहर ही दोगे। उसे खुद खड़ा होने दो, अपनी देनदारियां उसे खुद भुगतने दो। उसे कहो कि उसे एक शर्त पर मोहरत मिल सकती है। क्या? उसे शराब छोड़ना होगा, फिजूल खर्ची रोकनी होगी, लाइफस्टाइल बदलनी होगी। अगर वह ऐसा कर सका तो उसे 3 लाख रुपए लौटाने की भी जरूरत नहीं हो। लेकिन झूठ बोलना या धोखा देना या बेईमानी करना खुद उसके लिए ही नुकसानदायी होगा। सुरेश ने रमेश तक माँ का पैगाम पहुंचा दिया था। रमेश ने कहा था कि चूंकि उसके पास स्टॉक बचा नहीं और नया स्टॉक मिल नहीं रहा, इसलिए शराब तो छूटी ही हुई है। ऊपर से शराब के कारण कृतिका भी झगड़े करने लगी है, इसलिए उसने शराब से तौबा कर लिया है। आग लगती है तब धुआं बहुत दूर तक उठता है। न्यूज़ चैनल पर मृदुला देवी का इंटरव्यू रमेश के सास ससुर कामता प्रसाद और सुनैना देवी ने भी देखा था। उन्होंने कृतिका और रमेश से इस बारे में बात की, तब दोनों ने झूठ का सहारा लिया था और पहले तो मुकरते रहे कि इंटरव्यू वाली महिला मृदुला देवी थी।
बाद में जब सास ससुर ने दोनों को झूठा करार दिया तो कहने लगे कि माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पागलपन के दौरे पड़ते थे, जिसके कारण वह सनक में घर छोड़कर चली गई थी और पत्रकारों के हत्थे चढ़ गई थी। बाद में जब विनोद के दबाव के कारण रुपए लौटाने की आवश्यकता पड़ी, तब घड़ियालों ने घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया। ससुर धनबाद में कोयले की दलाली किया करते थे। धंधा उनका कुछ भी हो, पर पारिवारिक मामलों में सज्जन व्यक्ति थे। बेटी दामाद की लानत भलानत करने के बाद उन्होंने बेटों से मशवरा कर 10 लाख रुपए की सहायता भी की थी। समझ लिया था कि वापस मिल जाएंगे तो उधार समझेंगे, नहीं वापस आया तो समझ लेंगे कि दहेज में कोई कोर कसर रह गई थी जो अब पूरी की गई थी। उन्होंने रमेश से नंबर मांगकर मृदुला देवी को फोन किया था। बहन जी, बच्चे हैं, एक बार इन्हें माफ कर दीजिए। कामत प्रसाद जी ने निवेदन किया था। माफ कर दूं से आपका मतलब क्या है? क्या करूं? क्या रुपए नहीं मांगू या? रुपए तो आप जरूर लीजिए, पर दिल में हार्ड फीलिंग मत रखिए। भाई साहब, माफ नहीं की होती तो इस समय आपका दामाद जेल में होता। अच्छा एक बात बताइए, मरने के बाद क्या ये रुपए मैं मेरे साथ ले जाऊंगी? नहीं, कोई नहीं ले जाता। इसलिए इस बात को समझिए कि रुपया लौटाना उनके लिए दंड है और अपराध बोध के साथ जीना उनका प्रायश्चित। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में वे सुधर जाएं, कोई और गलती नहीं करे, तो इसके लिए जरूरी है कि उन्हें सजा भुगतने दिया जाए। शाम का वक्त था। मृदुला देवी अपने पलंग पर बैठी हुई शैलजा की एक साड़ी में फॉल लगा रही थी जब सुरेश उनके कमरे में आया। शैलजा वही पास में फर्श पर बैठी हुई शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। माँ, चाय पिलाऊं तो एक खुशखबरी सुनाऊं? सुरेश हर्षित स्वर में बोला। मैं बनाकर लाती हूं, शैलजा बोली। अरे वो तो मैं वैसे ही कह रहा था। माँ, तुम्हारे मकान का नक्शा बन चुका है। थोड़े दिन में पास भी हो जाएगा, मगर काम शुरू होने में अभी समय लगेगा। क्यों? लॉकडाउन के कारण कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है, बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं मिलना है। कैसे काम होगा? अभी कोई जल्दी भी नहीं है। शैलजा की डिलीवरी तक तो मैं यहीं रहना चाहूंगी, उसके बाद भी नवजात बच्चे की देखभाल। माँ, मेरी तरफ से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे साथ ही रहो हमेशा के लिए। सुरेश संजीदा स्वर में बोला। अगर मान सम्मान के साथ रखोगे तो मुझे किसी मकान की भी जरूरत नहीं है। क्या करूंगी किसी मकान का जिसमें मुझे तन्हा रहना होगा? इस उम्र में मुझे चाहिए ही क्या? 2 टाइम 2-2 रोटी और पड़े रहने के लिए घर का एक कोना। बोलते समय मृदुला देवी का स्वर रुआंसा हो गया था। माँ, मुझसे जो गलती हो गई सो हो गई। अब मुझे किसी विनोद की चेतावनी की जरूरत नहीं है कि मैं मेरी माँ के साथ कैसे रहूं। इसके लिए मेरी अंतरात्मा ही काफी है। अभी नक्शा पास करवाने में भी कोई जल्दी नहीं है, बाद में अगर मन बना तो हम मिलकर मशवरा कर लेंगे, कहकर मृदुला देवी ने बात खत्म कर दी। उस शाम की चाय सुरेश अपने हाथों से बनाकर लाया था। वैक्सीनेशन के बाद जब कोरोना का प्रकोप कम हुआ और अर्थव्यवस्था फिर से अपनी पटरी पर लौट आई थी, अब रमेश के पार्टनरों को रमेश की सुध आई। काम बढ़ा हुआ था और 2 पार्टनर कोरोना की भेंट चढ़ गए थे। सीनियर पार्टनर ने फिर से ज्वाइन करने का ऑफर किया, पर रमेश फिर से उसी फर्म में पार्टनर बनने को तैयार न हुआ। वह एक बड़ी कंपनी में मोटी तनख्वाह पर टैक्स एडवाइजर बन गया और सुनिश्चित कर लिया था कि एक बार फिर से आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के बाद अपनी खुद को कंसल्टेंसी खोलेगा। सास ससुर और सालों ने उसकी मदद तो की थी, पर पति पत्नी को जलील करने में जरा भी संकोच नहीं किया था। कृतिका को उसकी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शराब रमेश पीता था, पर नशा तुम्हें हो जाता था। जो सास तुम्हारे जापे में मदद करने आई थी, तुम उसके साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाई थी। क्रोध में अंधी हो गई। कृतिका की आंखें भी तब खुल गई जब सास की गैर मौजूदगी में डॉली को भी संभालना पड़ता था और घर का काम भी देखना पड़ता था। शराब जो कि रमेश की मजबूरी बन गया था। शराब न मिलने के कारण रमेश चिड़चिड़ा हो गया था। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि दोनों में अक्सर वाद विवाद हो जाता था और नौबत हाथापाई की हो जाती थी। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते और एक दूसरे को गुनहगार ठहराते। रमेश ने पार्टनरशिप टूटने के बाद जो उसके हिस्से की रकम मिली थी, उससे माँ के 3 लाख रुपए चुका दिया था और कुछ दूसरी देनदारियां भी कम कर ली थी। वह माँ से मिलकर पैरों में गिरकर माँ से माफ़ी मांगना चाहता था
और माँ के गहने और दूसरी चीजें लौटा देना चाहता था। पर सुरेश ने मना कर रखा था। कहता था कि एक तो तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, दूसरे भले ही यातायात के साधन फिर से चालू हो गए थे, पर कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ था। जब डॉली ने ठुमुक ठुमुक कर चलना शुरू किया था, तब सुरेश के घर पिंकी का आगमन हुआ था। अच्छा मौका था। घर में खुशी का माहौल था। माँ से माफ़ी मिलने की उम्मीद भी बनाई थी। पति पत्नी ने आपस में सलाह किया और रमेश ने मुंबई से दिल्ली और 2 दिन बाद की वापसी का एयर टिकट बुक कर लिया। भाई उसे घर से बाहर निकाल नहीं सकता था और माँ जूते भी मारती तो उसे स्वीकार था। पिंकी 3 महीने की हो चुकी थी। मृदुला देवी किचन में खाना बना रही थी, तभी डोर बेल बजने की आवाज़ आई। उसने किचन से निकलकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही वह स्तब्ध रह गई। सामने रमेश और गोद में डॉली को लिए हुए कृतिका खड़ी थी। पति पत्नी ने उनके चरण छूने चाहे, पर तब तक मृदुला देवी संभल चुकी थी। दरवाज़ा खुला छोड़कर वह पलटी और सीधे सुरेश के स्टडी में पहुंची, जहां वह बैठकर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करता था। देखो कौन आया है और क्यों आया है, मृदुला देवी गुस्से से कांपती हुई बोली। तब तक सुरेश की नज़र रमेश पर पड़ चुकी थी। वह खुद भी हैरान हुआ था, पर कर क्या सकता था। भाई को आने से जरूर मना करता था, पर घर आ जाने के बाद जाने के लिए कैसे कहता। माँ को अपनी स्टडी में एक कुर्सी पर बिठाया, फिर बोला, माँ मैंने उसे नहीं बुलाया है, पर मैं उसे जाने के लिए कह भी नहीं सकता हूँ। पर हाँ, तुम्हारी मर्जी के बिना वह तुमसे मिल भी नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। फिर आनन फानन विक्की के खेलने के कमरे में कृतिका और रमेश को ठहराया गया। उन्हें माँ की मर्जी के बिना माँ से नहीं मिलने की चेतावनी दी गई। शैलजा ने किचन संभालना शुरू कर दिया। जब सब कुछ व्यवस्थित सा हुआ, तब मृदुला देवी अपने शयन कक्ष में गई। विक्की, जो अब 5 साल से ज्यादा का हो गया था, वह अपना कमरा छीनता हुआ देखा, तब खुद दादी के कमरे में घुस आया था। ठुमुक ठुमुक कर चल रही डॉली भी दादी के कमरे में आकर कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी थी। रमेश और कृतिका की मौजूदगी के कारण मृदुला देवी का रक्तचाप बढ़ा हुआ था। शाम का समय था। मृदुला देवी को बेचैनी का अनुभव हुआ, तब वह विक्की से पूछी, मेरे साथ घूमने चलेगा? हाँ, पर कैंडी दिलानी होगी। मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी पीऊंगा, विक्की ने फरमाइश की। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, सिर्फ कैंडी पिलवाऊंगी, बोल चलेगा। विक्की ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, डॉली को भी ले चले? नहीं, वो अभी बहुत छोटी है और वो कैंडी भी नहीं खा सकती। विक्की अनमने मन से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। महज 4 घंटे के साथ में बच्चे ने बच्चे का मन मोह लिया था। पता नहीं, विक्की ने इशारा किया था या डॉली ही स्वचेतना से प्रेरित हुई थी। जब दादी पोता घर से बाहर निकले, तब वह भी घर से बाहर निकलकर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सीढ़ियों से उतरते समय विक्की ने पीछे पलटकर देखा था। डॉली को देखते ही वह जोर से चिल्लाया, दादी, डॉली भी आ रही है। मृदुला देवी ने पलटकर देखा। डॉली और उनके बीच 10 सीढ़ियों का फासला था। रेलिंग की सलाखों में इतना गैप था कि 1.25 साल की बच्ची उस गैप से ही नीचे गिर सकती थी। विक्की और मृदुला देवी फौरन डॉली की ओर लपके। विक्की ने फुर्ती का परिचय देते हुए डॉली का संभाल लिया था, पर मृदुला देवी का भारी शरीर साड़ी में उलझक कर उनका पांव रपटा और वह वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। विक्की डॉली को लेकर घर के अंदर दौड़ पड़ा। उसने जल्दी जल्दी सुरेश को बताया, फिर सबको लेकर सीढ़ियों के पास पहुंचा। मृदुला देवी अचेतावस्था में पड़ी हुई थी। सुरेश ने माँ के शरीर की जांच की। सिर पर एक घूमड़ तेजी से उभर रहा था। दोनों भाइयों ने मिलकर माँ को उनके कमरे में पहुंचाया और पलंग पर लिटाकर शैलजा के हवाले कर दिया। 5 मिनट के बाद पूरी तरह जांच कर शैलजा ने घोषणा की थी कि सिर में चोट लगने के कारण माँ बेहोश हो गई थी। अब चैतन्य है और कहीं से भी रक्तस्राव नहीं हुआ था। हालांकि बाद में मृदुला देवी ने बताया था कि उन्हें घुटने और कंधे में भी चोट लगी थी। सुरेश ने उसी समय एक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा। तब मृदुला देवी ने कहा था कि कल तक इंतजार करो, अगर तकलीफ बढ़ गई तो अस्पताल चलेंगे। वैसे भी उन दिनों छोटी मोटी तकलीफ के लिए अस्पताल जाना उचित नहीं समझा जाता था। खुद अस्पताल वाले अपनी जान बचाने के लिए लबादा नुमा पीपी किट पहन रहे थे।
और तभी से दर्द निवारक गोली देकर चोटों की सिकाई चालू कर दी गई थी। रमेश, जो नमाज बख्शवाने आया था, उसके गले रोज़ा पड़ गया था। एक नए अपराध बोध के साथ वह वापस मुंबई लौटा था। उस घटना के बाद रमेश ने मृदुला देवी को फिर से फ़ोन करने की भी हिम्मत नहीं की थी। सीढ़ी वाली घटना को बीते 2 साल गुजर चुके थे। इस दरमियान बहुत कुछ बदल गया था। धर्मेंद्र का ट्रांसफ़र पटना सर्कल में प्रॉपर पटना में ही हो गया था। रमेश अपने तमाम कर्जे चुकाकर कर्ज मुक्त हो गया था और कंपनी की पूर्णकालीन नौकरी के अलावा शेयर मार्केट की जानकारी होने के कारण कृतिका के नाम से शेयर ट्रेडिंग कर अच्छा पैसा कमा रहा था। अब उसने वाकई शराब से तौबा कर लिया था। कृतिका में भी परिपक्वता आ चुकी थी। डॉली अब प्ले स्कूल में जाने लगी थी। सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि खुद सुरेश का स्थानांतरण दिल्ली से पुणे हो गया था। दरअसल साल भर पहले दिल्ली के ब्रांच हेड ने खुद सुरेश को अपने चैम्बर में बुलाकर पूछा था कि ट्रांसफ़र पर पुणे जाना चाहते हो? सर, मैं दिल्ली में सेटल हो चुका हूँ। मैं तो यहाँ मकान खरीदने की सोच रहा हूँ। सोच ही रहे हो ना? खरीदा तो नहीं। अगर खरीद भी लेते तो क्या फ़र्क पड़ता? प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू तो कम नहीं होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? पुणे ब्रांच का ऑफिस हेड कैलिफोर्निया चला गया है। उसकी जगह वहाँ के सेकेंड कमांड को प्रमोट किया गया है। अब सेकेंड कमांड की जगह वेकेंट है। अगर तुम प्रमोशन पर वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हारा नाम प्रपोज करो। सर, सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, 2 घंटे तक मैं इधर ही हूँ। मुझे 2 घंटे के अंदर जवाब दे देना। सुरेश ने इस नए ऑफर के बारे में शैलजा से बात की। उसे पुणे जाने के, प्रमोशन लेने के फायदे गिनवाए, दिल्ली छोड़ने का नफा नुकसान डिस्कस किया। शैलजा तो दिल्ली से वैसे ही भरी पड़ी थी। मृदुला देवी के टीवी इंटरव्यू के कारण वे लोग भी हंसी के पात्र बने थे। आज भी परिचित मुंह पर भले ही कुछ नहीं कहते थे, पर पीठ पीछे मजाक बनाते थे। शैलजा ने फौरन हाँ कर दी थी। नतीजतन सुरेश ने 2 घंटे का इंतजार नहीं किया। 40 मिनट के बाद ही पुणे जाने के लिए ऑफिस हेड को हाँ कर दी थी। पुणे में उसकी तनख्वाह लगभग 1.5 गुना और सुविधा 2 गुनी हो गई थी। क्या सोच रहे हो? सुरेश को चिंतित देखकर शैलजा ने पूछा। आईआईटी में मेरा एक दोस्त था, उसकी बड़ी बहन कैंसर स्पेशलिस्ट थी। जरा मेरा फ़ोन लाना। सुरेश ने मित्र को फ़ोन कर उसकी बहन का मोबाइल नंबर लिया और डॉक्टर सुमन को अपना परिचय देकर उसके भाई का हवाला देते हुए उससे बात की। उसे मेडिकल रिपोर्ट्स की पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप पर सेंड की। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर सुमन बोली, आंटी को प्राइमरी स्टेज का ब्लड कैंसर है। डरो नहीं, इलाज खर्चीला ज़रूर है, पर 62 साल की उम्र में भी ठीक हो जाने की पूरी संभावना है। कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह? मेरी कंपनी मेडिकल फैसिलिटी देती है, इसलिए खर्चे की कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ही हूँ। जितनी जल्दी हो सके आंटी को लेकर मुंबई हॉस्पिटल आ जाऊं। और हाँ, आंटी के ब्लड रिलेशन वाले लोगों को इकट्ठा करना। उन सभी लोगों की भी खून की जांच करवानी होगी। कभी कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। आंटी के ब्लड ग्रुप के खून और प्लाज्मा की भी ज़रूरत पड़ेगी। सुरेश रिपोर्ट की हकीकत जानने के बाद चैन से बैठ न सका। अगले घंटे भर तक वह विभिन्न व्यक्तियों से फ़ोन पर बात करता रहा। अपने इमीडिएट बॉस से, भाई रमेश से, मुंबई में रह रहे मित्रों से, बहन स्वाति से, अपने मामा व मौसी से और भी वैसे लोगों से जो उसकी किसी भी प्रकार की सहायता कर सकते हैं। सबसे निपटकर वह माँ के कमरे में पहुंचा। कॉफ़ी का प्याला अछूता रह गया था। कॉफ़ी ठंडी हो गई थी और उसके ऊपर मलाई की परत जम गई थी। मृदुला देवी 2 साल की हो चुकी पिंकी के बाल संवार रही थी। विक्की होमवर्क पूरा कर दादी के मोबाइल पर गेम खेल रहा था। आहट सुन मृदुला देवी ने निगाह उठाकर बेटे बहू के संजीदा चेहरे की ओर देखा। फिर सहज भाव से पूछा, रिपोर्ट आ गई? हाँ। क्या निकला रिपोर्ट में? क्या मुझे कैंसर है? सुरेश हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा, जिस बात को कहने के लिए वह खुद में हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था। माँ कितनी सहजता से कह गई थी, माँ कैंसर तो नहीं है, पर बेटा मैं तुम लोगों के सामने तो अनपढ़ जैसी ही हूँ, पर अंग्रेजी हिंदी इतना तो पढ़ लेती हूँ कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो मुझे कैंसर हॉस्पिटल में जांच के लिए ले गए। रिपोर्ट देखकर मातमी सूरत बनाकर बहू के साथ आए हो।
अब क्या मुझे लिखकर दोगे कि मुझे कैंसर है? तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे कैंसर हो गया है। मैं तो कैंसर हॉस्पिटल के लैब में लगे ब्लड कैंसर के लक्षण, मुख कैंसर के लक्षण जैसे बड़े बड़े बोर्ड देखकर ही समझ गई थी कि मुझे हुआ क्या है। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुरेश भाव विवल स्वर में बोला। अब कुछ हो भी जाए तो किसे परवाह है बेटा। 62 साल की हो गई हूँ, मेरे इलाज पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सुना है कैंसर के इलाज में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए जो मेरे बच्चों को उजाड़ दे। माँ, कैसी बातें कर रही हो? तुम अभी बहुत दिनों तक हमारे साथ रहोगी। तुम्हें विक्की की शादी देखनी है, पिंकी की शादी करनी है। मृदुला देवी के होठों पर एक क्षीण मुस्कान रेंग कर रह गई। फिर बोली, बेटा मेरा एक काम कर दोगे? हाँ हाँ, एक क्या, जितना कहोगी सब करूंगा। एक बार रमेश को बुलवा दो, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम क्यों माफ़ी मांगोगी? माँ, माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए थी। वो आया तो था मुझसे माफ़ी मांगने। उसे माफ़ न करके मैंने भी तो गलती की थी। अपनी उसी गलती की मैं माफ़ी चाहती हूँ, उससे भी और कृतिका से भी। माँ, कल हम मुंबई जा रहे हैं। रमेश से मेरी बातचीत हो गई है। टिकट कंफर्म हो गया तो कल स्वाति भी मुंबई में आ जाएंगी। सुरेश माँ का हाथ पकड़कर बोला। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से सुरेश की कंपनी का टाई अप था। नगद भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुरेश सुबह भोर होते ही गाड़ी स्टार्ट कर दिया था। वे लगभग 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचे थे। रमेश और कृतिका उनके इंतजार में पहले से ही अस्पताल में मौजूद थे। इस बार मृदुला देवी उन्हें चरण स्पर्श करने से नहीं रोक पाईं। डॉक्टर सुमन के सहयोग से सब काम तेजी से होने लगा था। पुणे से जरूरी डॉक्यूमेंट अस्पताल की वेबसाइट पर मेल कर दिए गए थे। पहले ही दिन मृदुला देवी को एडमिट कर लिया गया था और इलाज शुरू करने से पहले कुछ और जरूरी जांच करवाने के लिए कह दिया गया था। 2 दिन के बाद गांव से मामा और मौसी भी आए थे और उनके खून की भी जांच की गई थी। सुरेश की मजबूरी थी, उसे ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिल सकती थी। अपने खून का नमूना देकर वह उसी शाम वापस पुणे चला गया था। शैलजा दोनों बच्चों के साथ कृतिका के नए घर में ठहराई गई थी। कृतिका और रमेश अब पहले वाले फ्लैट में नहीं रहते थे। माँ के टीवी इंटरव्यू और बाद में पुलिस के आगमन के कारण उन लोगों की बहुत बदनामी हुई थी, जिसके कारण उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उस फ्लैट से उन्होंने फौरन किनारा कर लिया था और अंधेरी के एक इलाके में उन्होंने एक कम बजट का फ्लैट किराए पर ले लिया था। बाद में जब उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, तब अपनी सुविधा के अनुरूप नाला सुपारा में एक नई बनती बिल्डिंग में एक 3 BHK का बड़ा फ्लैट फाइनेंस करवा लिया था। इस नए फ्लैट में आए हुए उन्हें अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। दिल्ली वालों से सुलह सफाई का संकेत मिला था, तब इंस्पेक्टर सुदेश पाटिल ने भी मामले को वहीं खत्म करवा दिया था। शराब की बोतलें आबकारी विभाग में पहुंची जरूर थी, पर माल खाने में जमा नहीं की गई थी। महीने भर होल्ड पर रखने के बाद जब सुदेश पाटिल ने कोई कार्रवाई नहीं करने का संकेत दे दिया, तब उन बोतलों की बंदर बांट हो गई। दोनों बहुओं ने मृदुला देवी का पूरा ध्यान रखा था। दोनों में से एक बहू अस्पताल में होती थी और एक तीनों बच्चों के साथ घर में। मृदुला देवी इलाज के लिए 1 महीने से ज्यादा ही अस्पताल में एडमिट रही थी। इलाज के दौरान मृदुला देवी को कीमोथेरेपी दी जाती थी, जिसके बाद मृदुला देवी का शरीर रेत के बोरे की तरह निर्जीव सा हो जाता था। न कोई आंतरिक शक्ति बचती थी और न मन में कोई भावनाएं शेष रहती थी। बिल्कुल असमर्थ, दूसरों की दया और सेवा पर आश्रित, मल मूत्र त्याग करने भर भी खुद के शरीर में ताकत नहीं रह जाती थी, जबकि हाइजीन का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। मरीज के लिए भी एवं उसके अटेंडेंट के लिए भी। कीमोथेरेपी के बाद मृदुला देवी के बाल झड़ने लगे थे। एक दिन जब मृदुला देवी स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, अगला कीमोथेरेपी 2 दिन बाद होने वाला था। कृतिका बाथरूम में थी और एक नर्स जो दवाइयाँ देने आई थी, कृतिका को अनुपस्थित पाकर धीरे से पूछी, अम्मा जी, वो लेडी कौन है जो आपके साथ अटेंडेंट के तौर पर रह रही हैं? मेरी छोटी बहू है। क्यों? मृदुला देवी क्षीण स्वर में बोली। यकीन नहीं होता आंटी, जरूर पिछले जन्म में आपने मोती दान किए होंगे। कोई बेटी भी अपनी माँ की इतनी सेवा नहीं करती होगी जितनी इन्होंने आपकी की है। बिल्कुल माँ बनकर इन्होंने आपका ख्याल रखा है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। कृतिका ने नर्स का आखिरी वाक्य सुन लिया था। उसके नेत्र पुरानी बातों को याद कर बरस पड़े। ओठों में बुदबुदाई, ये माँ जी की सेवा नहीं,
बल्कि एक दुराचारी बहू का प्रायश्चित भर है। रमेश खुद फिरकी बना हुआ था। घर, ऑफिस और अस्पताल तीनों ही जगह उसकी जरूरत थी। कार और मोबाइल के कारण वह तीनों के दरमियान सामंजस्य बनाए हुए था। आजकल उसकी रात की नींद अक्सर अस्पताल के वेटिंग एरिया में एक चादर बिछाकर और एक चादर ओढ़कर गुजरती थी। स्वाति चाहकर भी मुंबई नहीं आ पाई थी। उसकी ननद बहुत बीमार थी और देखभाल करने वाला कोई न था। ननद की तीमारदारी के लिए स्वाति को रुकना अपरिहार्य था, पर उसका आश्वासन था कि आर्थिक या बोन मैरो से संबंधित कोई आवश्यकता पड़े तो वह किसी भी हालत में मुंबई आएगी। आज भले ही मृदुला देवी को कैंसर जैसी बीमारी ने जकड़ लिया है, लेकिन आज उनका पूरा परिवार एक साथ है। सिर्फ एक टीवी इंटरव्यू और विनोद की समझदारी के कारण न केवल उनके बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, बल्कि अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए आज अपनी माँ को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उनके प्यार और सम्मान के कारण ही मृदुला देवी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़कर धीरे धीरे ठीक हो रही है और दोनों बहू भी अपनी सास की एक माँ की तरह सेवा कर रही है। तो दोस्तों, विनोद की समझदारी आप लोगों को कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।